हेलो, मैं वेलकम करना चाहूंगी डॉक्टर संजय वाधवा सर का। धन्यवाद, थैंक यू। सॉरी सर, थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी तो नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत जी नहीं है। सर, मुझे साफ आ रही है आपकी आवाज। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं वैसे तो डॉक्टर संजय सर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऐसा कोई होगा नहीं जो सर को ना जानता हो। फिर भी मैं एक ब्रीफ में सर के बारे में आपको जरा सा बताऊंगी। डॉक्टर संजय वाधवा सर एम्स के दिल्ली के फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब इंडिया एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत ही काइंड हार्टेड और सॉफ्ट स्पोकन पर्सन हैं। दिव्यांगजनों के मदद के लिए डॉक्टर संजय वाधवा सर हमेशा तैयार रहते हैं। यही कारण है कि आज हमारे इस वेबिनार में दिव्यांगजनों की समस्याओं के लिए समाधान के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। आज के वेबिनार का विषय है इम्पोर्टेंट मेडिकल इमरजेंसीज एंड कॉम्प्लिकेशंस इन क्रोनिक SCI। डॉक्टर साहब हमें बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स देंगे और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी पेशेंस बनाकर रखिए और ध्यान से सुनिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। डॉक्टर साहब मैं आग्रह करती हूँ कि आप अपना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। आप मुझे वो स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दीजिए। इस समय मुझे डिसेबल्ड दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है जी, थैंक यू। तिवारी जी। जी जी कर दिया है, अलाउ कर दिया है सर को। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी सर। आ रही जी। सबसे पहले तो माधवी जी का सबसे पहले धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आज के वेबिनार में शामिल होने के लिए अनुरोध किया। और आप सबका भी हार्दिक धन्यवाद जिन लोगों ने समय निकालकर संडे मॉर्निंग में कनेक्ट किया, ज्वाइन किया। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वेबिनार आप लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा अवेयर करेगी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिसे एक डिस्क्लेमर के तौर पर मैं यहाँ बता रहा हूं कि समय की सीमा और सब्जेक्ट इतना विशाल होते हुए बहुत सी चीजें छूट जाएंगी। और आज के प्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों को एक ग्लिम्प्स दिखा पाऊंगा, एक तरह का ओवरव्यू दे पाऊंगा। कंप्लीट पिक्चर आप लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे प्रेजेंटेशन के बाद जो समय होगा उसमें आप लोगों को कुछ और जानना हो, पूछना हो, तो उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। इस टॉपिक के प्रेजेंटेशन में मेरा कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है और कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, और मैं किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करने वाला अपने इस प्रेजेंटेशन के दौरान, और ना ही किसी तरह की मैं प्रिस्क्रिप्शन बताने वाला हूं। अगर किसी को कोई व्यक्तिगत समस्या हो तो मेरी सलाह ये है कि वो एक्सपर्ट्स से राय लेके अपनी व्यक्तिगत समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास करें। इस तरीके के वेबिनार्स में इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन देना संभव भी नहीं होता और वो व्यक्ति के हित में भी नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ चीजें छूट सकती हैं। और जो प्रेजेंटेशन में मेरी बातें होंगी
उसको समझने और अपने उसमें शामिल करने में अपनी ओर से थोड़ा सा अपना विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें, और जहां आपको शंका हो उसके निवारण हेतु आप पूछ सकते हैं। मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं कुछ तरह की लाइनें आ रही हैं, मुझे मालूम नहीं है, अवॉइड हो सकती हैं, कोई कर रहा है या क्या है। और मैं अपने प्रेजेंटेशन में चाहूंगा कि सिर्फ मेरी ओर से ही वन वे इंफॉर्मेशन और ज्ञान का प्रवाह ना हो, और प्रेजेंटेशन के आखिर में मैं चाहूंगा एक तरह का आपस में हमारा संवाद हो, एक डायलॉग हो। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि सारी जानकारी मुझे उपलब्ध है, और ना ही समय सीमा के रहते हुए हम सारी जानकारी साझा कर सकते हैं। जो मेरा विषय है आज के कार्यक्रम का, उसमें दो प्रमुख शब्द हैं, कॉमन मेडिकल इमरजेंसीज और कॉम्प्लिकेशंस इन क्रॉनिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये दो चीजें समझनी जरूरी हैं कि मेडिकल इमरजेंसी क्या होती है और कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। ये दोनों एक चीज नहीं है। और जहां मेरे टाइटल में शब्द लिखा गया है क्रॉनिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, तो ये भी थोड़ा जानना चाहिए कि क्रॉनिक स्पाइनल इंजरी क्या होती है। और अगर क्रॉनिक स्पाइनल इंजरी की बात की जा रही है तो जाहिर तौर पर एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी होती होगी, तभी दो अलग अलग शब्दों का चुनाव किया जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इमरजेंसी आप सब लोग जानते हो क्या होती है। इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसीज जो होती हैं, आमतौर पे जब हम देखते हैं लोगों को क्या लगता है कि अचानक से किसी को हार्ट अटैक हो गया या ब्रेन अटैक हो गया, आधे शरीर का हिस्सा पैरालाइज हो गया, और हम तुरंत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं ताकि जान का खतरा ना हो। इसके लिए हम फोन करते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर घर पर उस इमरजेंसी का निवारण नहीं हो सकता तो जल्दी से जल्दी मेडिकल सेंटर में या हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके। ये चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से ग्रस्त व्यक्ति हैं उनमें लगभग वही इमरजेंसी होती हैं, मेडिकल इमरजेंसी, जो अन्य लोगों में होती हैं। वो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी से इम्यून नहीं है। लेकिन ये देखा गया है कि कुछ प्रकार की इमरजेंसी उनमें ज्यादा कॉमन पाई जाती हैं, ज्यादा तीव्र या सीवियर रूप में होती हैं, या बिल्कुल यूनिक तरह की होती हैं उसकी प्रेजेंटेशन। तो ये जानना जरूरी है कि हम हर समय अलर्ट रहें और तुरंत सहायता के लिए और मदद के लिए हम पुकार सकें। कॉम्प्लिकेशंस एक अलग शब्द है। ये थोड़ा सा इमरजेंसी से भिन्न होता है, और इमरजेंसी में अक्सर तुरंत सहायता की जरूरत होती है या जान का जोखिम भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस अक्सर जान को जोखिम में तुरंत नहीं डालती, उसमें आपको समय मिलता है, कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने में समय मिलता है, उसके उपचार और इलाज के लिए भी आपको समय मिलता है। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस को जल्दी पहचानना और उसके लिए उचित इलाज शुरू करना बहुत जरूरी होता है। हेलो, यस, ऐसा बताया गया है कि एक कंडीशन को कॉम्प्लिकेशन हम तब कहते हैं जब वो मुख्य घटना के बाद होती है। जैसे किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई और उसके बाद एक कंडीशन डेवलप हो गई जो सामान्य से थोड़ी भिन्न है। ये कंडीशन हो सकता है सामान्य पॉपुलेशन में भी होती है, लेकिन जब हम आज के संदर्भ में बात कर रहे हैं, विषय के संदर्भ में, तो हमारा अभिप्राय ये है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के व्यक्ति ज्यादा रिस्क पर हैं उस कंडीशन के होने में। ये चीज आप आगे वाले स्लाइड्स में ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत जागरूक हैं, काफी जानकारी है उनके पास, और हमें भी कई बार उनसे सीखने को मिलता है। तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं और उन
की लिस्टिंग करने के लिए बहुत सारे सिस्टम हैं। इस स्लाइड में मैंने रैंडमली लिस्ट किया गया है। जैसे दर्द एक तरह की कॉम्प्लिकेशन है, स्पास्टिसिटी यानी मांसपेशियों में अकड़न, हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर में कमी, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया ये एक प्रकार की बहुत विशेष स्थिति है जो मेडिकल इमरजेंसी का रूप धारण कर लेती है, और अगर इसको समय रहते ना पकड़ा जाए और इलाज ना शुरू किया जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। प्रेशर सोर्स भी एक कॉम्प्लिकेशन है जो कॉमन है। यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस भी एक तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं। फेफड़ों के इन्फेक्शन, खून की नालियों में क्लॉट का जमा हो जाना और वो क्लॉट अपनी जगह से खिसक कर कहीं और चला जाता है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पैरों और एंकल के आसपास सूजन होना, किसी जोड़ के आसपास एक्स्ट्रा कैल्शियम का डिपॉजिट होना और हड्डी का बन जाना, जिसके कारण आगे उस जोड़ की सुचारू मूवमेंट में बाधा आती है। कई प्रकार के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और उनसे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, मस्कुलोस्केलेटल कंप्लेंट्स, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आने वाली स्लाइड्स में चर्चा करूंगा। ये आमतौर पर देखा गया है कि इसमें से बहुत सारी चीजें, जब व्यक्ति स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से ग्रस्त होता है और शुरू के कुछ महीने अस्पताल में भर्ती होता है, इनमें से कुछ चीजें तब शुरू होती हैं और अगर इलाज ना किया जाए तो वो आगे जारी रहती हैं। कुछ चीजें कुछ महीने के बाद उत्पन्न होती हैं, और जब हम परिभाषा के तौर पर देखते हैं तो क्रॉनिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हम उस अवस्था को कहते हैं जो लगभग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के 1 साल के बाद होती है, उसको कहते हैं। 1 साल पहले के दौरान जो समस्याएं होती हैं वो थोड़ी भिन्न होती हैं इन कंपैरिजन टू 1 साल के बाद होने वाली समस्याओं से। ऐसा भी देखा गया है कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये सब में एक समान नहीं होती हैं। इसका व्यक्ति की आयु से संबंध होता है, उसके लिंग से संबंध होता है, वो स्मोक करता है कि नहीं स्मोक करता, इस बात पर भी निर्भर करता है कि कौन सी कॉम्प्लिकेशंस अधिक होंगी। उसका शरीर का जो वजन है, उसके शरीर की लंबाई या ऊंचाई के अनुपात में, जिसको कि हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, उस पर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस निर्भर करती हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण पर भी निर्भर करता है कुछ हद तक कि ये ट्रॉमेटिक थी या नॉन ट्रॉमेटिक। किस लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उस पर निर्भर करता है। आमतौर पर ये देखा गया है कि जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का लेवल ऊंचा होता है, हायर द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मोर आर द चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। और जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उसको आमतौर पर कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ये 2 तरीके से विभाजित किया जाता है। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होती हैं और ज्यादा गंभीर होती हैं, और उनमें रिकवरी का चांस भी कम होता है इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की तुलना में। ऐसा भी ये देखा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या हाथों और पैरों दोनों में अगर ताकत में कमी हो, जिसको टेट्राप्लीजिया या कुछ लोग क्वाड्रिप्लीजिया कहते हैं, या कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, वो आमतौर पर पहचाने गए हैं एज रिस्क फैक्टर्स फॉर कॉम्प्लिकेशंस, बनिस्बत उनके जिनकी उम्र कम है या जिनमें पैराप्लीजिया है या इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। ऐसा भी देखा गया है कि जो बहुत मोटे हैं, यानी कि उनका बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, या जिनमें चोट लगने के बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, उनमें कुछ प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस का अनुपात अधिक देखा गया है। और ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये आमतौर पर उनके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करती हैं। एक ये भी देखा गया है कि पुरुषों में और स्मोकर्स में कुछ कॉम्प्लिकेशंस अलग अनुपात में होती हैं महिलाओं और नॉन स्मोकर्स की तुलना में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी व्यक्ति की, उसमें देखा गया है कि पेन एज ए कॉम्प्लिकेशन अधिक पाया गया है। जो पुरुष हैं और जिनमें ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, उनमें स्पास्टिसिटी ज्यादा पाई गई है, यानी मांसपेशियों में अकड़न।
यस सर। जो लोग टेट्राप्लीजिया से ग्रस्त हैं, यानी जिनके दोनों बाजू और दोनों पैर प्रभावित हैं और जिनमें इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, उनमें मस्कुलोस्केलेटल पेन यानी हड्डियों जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द और स्पास्टिसिटी ये अधिक देखी गई है। तो इससे आपको ये अंदाजा लग सकता है कि बहुत सारी चीजें समान रूप से फैली हुई नहीं है। ऐसा भी देखा जा रहा है कि धीरे धीरे अर्ली आइडेंटिफिकेशन और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के कारण, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज की क्वालिटी उपलब्ध और बेहतर होने के कारण बहुत सारे व्यक्ति स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बावजूद बहुत समय तक जीवित रहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद 40 साल, 50 साल या उससे भी अधिक बहुत सारे लोग जीवित रहते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कॉम्प्लिकेशंस के बारे में और इमरजेंसीज के बारे में जाना जाए, ताकि व्यक्ति जो जितने भी साल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद जीवित रहता है वो अच्छे ढंग से जीवित रह सके, बजाय दूसरे के ऊपर या हर समय इलाज के ऊपर निर्भर रहे। और आजकल की जानकारी के अनुसार ये संभव है अधिकतर लोगों में। ये जरूरी नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद व्यक्ति हमेशा अस्पताल में ही रहे या घर में ही बिस्तर पर सीमित रहे या हर समय दवाओं के सहारे ही रहे। तो ये मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों को एक पॉजिटिव संदेश पहुंचे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बावजूद भी भरपूर और सुचारू रूप से जीवन जिया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है और आपको जानकारी हासिल करनी होती है और इसमें बहुत सारी चीजें आपको खुद करनी होती हैं या आपके परिवार का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशन सामान्य हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद, और इसमें से कुछ तरह की कॉम्प्लिकेशंस किसी पर्टिकुलर आयु वर्ग में अधिक देखी गई हैं। तो जागरूकता के लिए प्रयास करना ताकि इन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके, जो कि बहुत हद तक संभव है, ये बहुत जरूरी है। और अगर कुछ प्रकार की कॉम्प्लिकेशन से बचना संभव नहीं है तो उनके बारे में अर्ली वार्निंग साइंस क्या हैं, ताकि उसको शुरू में ही पकड़ा जा सके, पहचाना जा सके और उसका सुचारू इलाज शुरू किया जा सके, ताकि उस कॉम्प्लिकेशन के गंभीर परिणाम ना हो। मैं आपको एक चीज स्पष्ट में कर दूं कि जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को बहुत बढ़ा देती हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ को घटा देती हैं। और अगर एक तरह की कॉम्प्लिकेशन एक व्यक्ति में हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं हो सकती। आमतौर पे एक से अधिक कॉम्प्लिकेशंस एक व्यक्ति में देखी जाती हैं, तो समझना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब व्यक्ति वार्ड से डिस्चार्ज होता है शुरू के कुछ हफ्तों के बाद और वापस वो अपने परिवार में या समाज में जाता है, तो उसका नियमित रूप से फॉलो अप होना बहुत जरूरी है। ये ना सोचा जाए कि जब अस्पताल से छुट्टी हो गई तो बस अब हम ठीक हो गए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जैसे व्यक्ति अस्पताल में, क्योंकि वो बड़े प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होते हैं, एक विशेष प्रकार की टीम उनकी देखभाल में लगी होती है, उनको इलाज पूरा मिल रहा होता है, नर्सिंग केयर मिल रही होती है, थेरेपिस्ट्स होते हैं उनके आसपास हमेशा जो उनको एक्सरसाइजेज में मदद करते हैं, ट्रेनिंग में मदद करते हैं। लेकिन घर में जाते ही ये वाला सिस्टम बदल जाता है। घर में आपका सपोर्ट सिस्टम बदल जाता है, घर में आपके साधन और सुविधाएं कम हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है, लगभग 50% के करीब डिस्चार्ज होने के बाद फिर से वापस अस्पताल आते हैं या स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर आते हैं और उनको भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। अक्सर इसका कारण कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से जानें और अपने आप को जहां तक हो सके कॉम्प्लिकेशन फ्री रह सकें। समय रहते बचाव करने से और लगातार मॉनिटरिंग करने से, कॉम्प्लिकेशंस का इलाज शुरू करने से ये देखा गया है कि व्यक्ति का रिहेबिलिटेशन का जो स्तर है बहुत ऊंचा रखा जा सकता है और साल दर साल व्यक्ति बिना किसी समस्या के अपना जीवन अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जी सकता है और वो दूसरों के लिए भी मददगार साबित हो सकता है अपने अनुभव को साझा करके। ये सब आप लोग जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक ऐसी प्रकार की कंडीशन है जो
पलक झपकते ही पूरा जीवन बदल देती है। ये बहुत गंभीर परिणाम वाली और साल दर साल रहने वाले परिणाम वाली स्थिति है। ये कोई ऑर्डिनरी मेडिकल कंडीशन या किसी हड्डी की चोट की तरह नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद जीवन में अनेक स्तर पर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और ये सब जानना जरूरी है। और इसका प्रभाव न सिर्फ रीढ़ की हड्डी पर, मांसपेशियों पर या शरीर पर पड़ता है, इसका प्रभाव मन मस्तिष्क पर भी बहुत पड़ता है। ये चीजें मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप उससे नेगेटिव वे में समझें, लेकिन अगर आप जानकार हैं तो उससे अच्छी तरह से निपट सकते हैं। ये भी देखा गया है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या इमरजेंसी सिचुएशन है, इसका काफी हद तक असर कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति खुद क्या सोचता है, उसमें हौसला कितना है, उसके विचार और विश्वास का स्तर क्या है, उसका सामाजिक सपोर्ट का सिस्टम कैसा है। बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि जिनका फैमिली सपोर्ट सिस्टम, सोशल सपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है, वो इस कंडीशन से बहुत अच्छे ढंग से डील कर सकते हैं, कोप कर सकते हैं और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। इस बीमारी में खर्चा अक्सर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धन के अभाव में रिहेबिलिटेशन सुचारू रूप से नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति में कुछ इंटरेस्ट्स और हॉबीज भी हों तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और उसकी समस्याओं से निपटने में और अधिक सहायता मिलती है, क्योंकि एक परिपूर्ण जीवन के लिए हर समय बिस्तर पर लेटे रहना या बीमारी के बारे में सोचते रहना या सिर्फ एक्सरसाइज तक ही सीमित रहना या जॉब तक ही सीमित रहना सफिशिएंट नहीं है। आपको भरपूर जीवन जीने के लिए जीवन में कुछ शौक होने चाहिए, कुछ हॉबीज होनी चाहिए, कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, जिसके द्वारा आप प्रसन्नचित रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, क्योंकि जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ चीजों की प्लानिंग करनी पड़ती है। चीजें ऑटोमेटिकली अक्सर नहीं होती हैं, आपको कुछ समय देना पड़ता है, कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है और एक योजनाबद्ध तरीके से जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद का जीवन आपके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से पहले के जीवन से अक्सर बहुत भिन्न होता है। अब मैं एक विशेष प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में बताना चाहता हूं, जिसको कहते हैं ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ये एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी होती है, एक तरह की कॉम्प्लिकेशन है। ये सबको नहीं होती है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिनके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का लेवल T6 या थोरेसिक 6 लेवल या उससे ऊपर होता है, उनमें ये देखी गई है अक्सर, और लगभग सभी में थोड़ा थोड़ा अंश तक ये इसका प्रभाव रहता है। और जितना ज्यादा ऊंचा लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है, उसमें ये और अधिक मात्रा में देखी जाती है और गंभीर रूप से देखी जाती है। इस इमरजेंसी से निपटने के लिए इसको समय रहते पहचानना बहुत जरूरी है, और मैं आने वाली स्लाइड में आपसे शेयर करूंगा कि इसके क्या लक्षण होते हैं जिससे इसको पहचाना जा सके और इसके अलावा इससे बचा भी जा सके और इसका इलाज तुरंत शुरू किया जा सके, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो एक बार हुई तो फिर आगे आपने इलाज कर लिया, दोबारा नहीं होगी। इसके लिए, इससे बचे रहने के लिए या इसको पहचानने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहने चाहिए। आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि इस गंभीर कंडीशन के जो मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसको अगर इग्नोर किया जाए तो दिमाग की नसें भी फट सकती हैं, शरीर में पैरालिसिस हो सकती है, आंखों में रोशनी भी जा सकती है अगर रेटिना में ब्लड आ जाए, या हार्ट फेल हो सकता है, या जान भी जा सकती है। तो इतने गंभीर परिणाम होने के कारण इसको तुरंत पहचानना बहुत जरूरी है। और इसके लक्षण जो हैं वो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसके लक्षण क्या होते हैं, जिनको हम अंग्रेजी भाषा में सिम्टम्स कहते हैं। तो इसका प्रमुख सिम्टम है हेडेक, यानी सिर में दर्द होना। ये अक्सर कोई साधारण सिर दर्द नहीं होता, इसमें सिर के दर्द की तीव्रता बहुत होती है। ऐसे लगता है जैसे दिमाग में हथौड़े पड़ रहे हों, बहुत जोर का दर्द होता है जो शायद व्यक्ति ने पहले कभी महसूस न किया हो। आंखों के आगे कुछ स्पॉट्स नजर आते हैं, कुछ रोशनी जैसी नजर आ सकती है, आंखों में धुंधलापन महसूस हो सकता है, उसको लगता है कि मेरा हार्ट बीट
स्लो कर बीट कर रहा है, मेरे यानी हृदय की गति थोड़ी धीमी हो गई है। शरीर में गूज बम्प्स भी हो सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा अचानक आपके सामने कोई गंभीर स्थिति आ जाए या कोई कुत्ता आ जाए घुर्राए आपके सामने, तो एकदम से शरीर में जैसे झुरझुरी सी होती है, स्किन के बाल खड़े हो जाते हैं, गूज बम्प्स जिसको कहते हैं। और ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लेवल से ऊपर के शरीर के भाग में होता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लेवल के ऊपर वाले भाग में बहुत अधिक पसीना भी आ सकता है, और जो त्वचा है वो ऐसे लगता है जैसे उसमें खूब सारा रक्त का संचार हो गया और वो थोड़ी सी गर्म और लाल जैसी महसूस हो सकती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लेवल के लेशन से ऊपर। और आपको लगता है जैसे नाक में अचानक स्टफीनेस हो गई, जैसे नाक भर गया हो। ये सारे इसके कारण है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स का बहुत ज्यादा फैल जाना इंजरी के ऊपर वाले हिस्से में। तो ये लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। और अगर किसी व्यक्ति में ये हो, या आप अगर देखें कि आपके आसपास कोई व्यक्ति है जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई और उसका लेवल ऑफ लीजन D6 या उससे ऊपर है, और ये तुरंत पहचान कर उस व्यक्ति का स्तर नीचे करना है, सिर नीचे करना है, अपने सिर ऊंचा करना है, सॉरी, आपको हेड एलिवेट करना है अगर वो लेटा हुआ है तो, और सहारा देके उसको प्रॉप अप करके बैठाइए। उससे उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, और तुरंत सहायता के लिए बुलाइए। और अगर घर में ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है या वार्ड में रहते रहते ऐसा हो रहा है तो तुरंत नर्स को बुलाइए, वो ब्लड प्रेशर चेक करेंगी। और इसको इलाज करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं जो डॉक्टर सुचारू रूप से शुरू कर सकते हैं। उसमें कौन सी दवा देनी है, क्या वो मुंह के रास्ते से जीभ के नीचे रखने के लिए देनी है या इंजेक्शन देना है। आपका रोल इतना है कि आप इसकी गंभीरता को समझें और पहचानें और तुरंत मेडिकल केयर के लिए बुलाएं। हर व्यक्ति में एक समान स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का प्रभाव नहीं होता है। यहाँ मैं विशेष रूप से अगली कुछ स्लाइड्स में बताना चाहता हूँ कि जो महिलाएं हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, उनमें ये पुरुषों के मुकाबले किस प्रकार से भिन्न होती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो रिहेबिलिटेशन के क्षेत्र में या मेडिकल फील्ड में ज्यादातर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी संबंधित जो समस्याएं हैं या उनका इलाज है या साधन और सुविधाएं हैं, वो पुरुष आधारित हैं। और उसका एक कारण यह है कि पुरुषों में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ज्यादा होती है महिलाओं के मुकाबले। किसी किसी देश में ये 5:1 के अनुपात में है, लेकिन भारत में ये देखा गया है कि लगभग 13:1 होती है ये अनुपात आमतौर पे। यानी 13 पुरुष अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से प्रभावित हैं तो एक महिला में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का प्रभाव होता है। क्योंकि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो जीवन के तीसरे चौथे दशक में अधिक होती है। और ये वो दशक होता है जीवन का जब व्यक्ति बाहर जाते हैं कामकाज के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में। और आमतौर पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज जो होती हैं वो ऊंचाई से गिरने से होती हैं भारत में, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में होती हैं, या स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज में अक्सर देखी गई हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज अक्सर वो हैं जिनमें पुरुष अधिक भाग लेते हैं। घर से बाहर वो अक्सर रहते हैं, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की चपेट में वो अक्सर आते हैं, या ऊंचाई से गिरना, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही हो, चाहे नारियल का पेड़ हो, ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं। या किसी तालाब में जंप करना, डाइव करना और फिर उससे गर्दन की हड्डी में चोट लग जाना। लेकिन पिछले 10 साल से ये थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है और महिलाओं का अनुपात भी बढ़ता जा रहा है। ये चीज देखा गया है कि जो फीमेल्स जिनमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी 13-14 साल की उम्र के बाद शुरू हुई है, उनमें कुछ समय तक, लगभग 3 से 6 महीने तक एमिनोरिया हो सकता है, यानी उनके पीरियड्स रुक सकते हैं। और लगभग 1 साल के बाद इंजरी के ये लगभग 90% महिलाओं में या लड़कियों में नॉर्मल तरीके से रिज्यूम हो जाते हैं, और उसके बाद फर्टिलिटी भी नॉर्मल की तरफ जाती है। जब एक्यूट स्टेज होती है, यानी दुर्घटना के, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के शुरू के कुछ महीनों बाद, उसमें यह देखा गया है कि पुरुषों में और महिलाओं में बेड सोर्स बनने का अनुपात लगभग एक समान होता है। लेकिन जैसे क्रॉनिक स्टेज हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की,
तो उसमें बेड सोर्स महिलाओं में कम देखे गए हैं पुरुषों के मुकाबले, लेकिन बेड सोर के परिणाम ज्यादा अधिक गंभीर होते हैं महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले। ऐसा भी देखा गया है कि महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान या मेनोपॉज के बाद अधिक रिस्क में होती हैं बेड सोर डेवलप होने के। कुछ लोगों ने यह भी देखा है कि जो स्पास्टिसिटी होती है, यानी पैरों की मांसपेशियों की अकड़न, ये पुरुषों में अधिक देखी गई है महिलाओं के मुकाबले। लेकिन कुछ ट्रिगर्स होते हैं स्पास्टिसिटी के, वो महिलाओं में अधिक पाए गए हैं उनकी यूनिक स्थिति के कारण। जो स्पास्टिसिटी अकड़न होती है पैरों की मांसपेशियों की, उसके परिणाम भी पुरुषों में और महिलाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। टांगों की मांसपेशियों की जो स्पास्टिसिटी होती है, जिन महिलाओं को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद यूरिनरी कैथेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, उनमें दिक्कत अधिक आती है स्पास्टिसिटी के कारण। लेकिन ये भी देखा गया है कि उनमें मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कम पाए गए हैं। अपने आप यूरिन का कैथेटराइजेशन उनमें डिफिकल्ट होता है महिलाओं में, और सैनिटरी हाइजीन मेंटेन करना भी अक्सर ज्यादा चैलेंजिंग होता है। ऐसा भी ये देखा गया है कि जिन महिलाओं में सेंसेशन की कमी है, या उनमें बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, या उनके यूट्रस का प्रोलैप्स है, उनमें प्रेगनेंसी से बचने के लिए जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। और चीजें जो महिलाओं में भिन्न है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के स्थिति में, वो ये है कि महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उतना नहीं मिल पाता देश में जितना पुरुषों को मिलता है। हालांकि पूरे भारत में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का विस्तार बहुत हुआ है, लेकिन अभी भी वो दूर दराज के इलाकों में थोड़ी कमी है, शहरों तक ही ज्यादा सीमित है। उसके अलावा इलाज के अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से प्रभावित व्यक्ति को अपनी फिटनेस के प्रति या स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए ताकि वो इनसे संबंधित एक्टिविटीज में भाग ले सके, उसमें भी महिलाएं बहुत पीछे हैं। उनको ये सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं हैं जितनी पुरुषों को उपलब्ध है। हालांकि भारत में पुरुषों को भी ये पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। दूसरा, कुछ प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो आपकी दिनचर्या में संबंधित बहुत सारी एक्टिविटीज को थोड़ा सा सरल करती है, थोड़ा सा उसकी एफिशिएंसी बढ़ाती हैं, जिनको हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसकी उपलब्धता भी बहुत कम है महिलाओं को, और पुरुषों को भी कम है। लेकिन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ये कम सुविधा उपलब्ध है। एक तो उसका कारण ये है कि ये कॉस्टली भी होती है, दूसरा जगह जगह ये उपलब्ध नहीं होती। अब हम जब कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस सिर्फ शारीरिक कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं है कि जो हड्डियों से, जोड़ से या मांसपेशियों से रिलेटेड हों या हार्ट और लंग्स से रिलेटेड हों। ऐसा देखा गया है कि डिप्रेशन का अनुपात पहले साल में लगभग एक समान हो सकता है दोनों में, लेकिन आम नागरिक की तुलना में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले व्यक्ति में डिप्रेशन का अनुपात अक्सर अधिक होता है। और यदि हम 5 साल के बाद तुलना करें आंकड़ों की, तो जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से प्रभावित महिलाएं हैं उनमें डिप्रेशन का रेट बहुत हाई है पुरुषों के मुकाबले। महिलाओं ने ये भी बताया है कि उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो पुरुषों के मुकाबले थोड़ा सा कम सुचारू रूप से या कम सेटिस्फैक्टरी होता है। उनका जीवन में लाइफ सेटिस्फेक्शन भी कम होता है पुरुषों के मुकाबले, लेकिन वो आपसी संबंधों में, इंटरपर्सनल रिलेशन में थोड़ा पुरुषों के मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं। आर्थिक सामाजिक भागीदारी में महिलाओं को हमेशा ज्यादा दिक्कत आती है पुरुषों के मुकाबले, और उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो बहुत हद तक निर्भर करता है इकोनॉमिक, सोशल और फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर, वो भी महिलाओं का अक्सर क्वालिटी ऑफ लाइफ पुरुषों के मुकाबले इंफीरियर देखा गया है। महिलाओं के लिए सोशल सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है लाइफ सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन अक्सर इसका अभाव देखा गया है।
कॉम्प्लिकेशंस कई प्रकार की हो सकती हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, सब में हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी बहुत जरूरी है ताकि इससे बचा जा सके। और यदि हम स्किन से शुरू करें तो स्किन पे प्रेशर अल्सर और बाकी स्किन की कुछ समस्याएं एक आम कॉम्प्लिकेशन है जिसकी ओर ध्यान जल्दी जाता है और जिससे बचना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से ग्रस्त है उसमें स्किन की कॉम्प्लिकेशन हो, प्रेशर अल्सर बने, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आज से लगभग 60 साल पहले ये साबित किया था डॉक्टर लडविग गटमैन ने इंग्लैंड में कि हर व्यक्ति जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से प्रभावित है उसमें बेड सोर होना जरूरी नहीं है, और अगर हो जाए तो एक सिस्टमेटिक तरीके से इलाज के द्वारा इन सबको हील भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर इसकी ओर ध्यान ना दिया जाए तो अपने आप में ये रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस में बहुत बड़ी बाधा बन सकते हैं। प्रेशर अल्सर, जिसको हम बेड सोर भी कहते हैं, जो स्किन के ऊपर घाव की तरह से दिखता है, आमतौर पर ये शरीर के उस भाग में होता है जहां पर वजन पड़ता है। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, इस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद जैसे निचले भाग में ताकत में कमी आती है, वैसे ही सेंसेशंस में भी बहुत कमी आ जाती है। और यदि व्यक्ति एक ही करवट कई कई घंटे पड़ा रहे तो उसमें स्किन की इंटीग्रिटी प्रभावित होती है, उसमें घाव होने का रिस्क होता है। तो इसलिए आप सब लोगों ने देखा होगा कि हर वो व्यक्ति जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, अगर वो लेटा हुआ है तो हर 2 घंटे में करवट बदलने के लिए सलाह दी जाती है। और यदि वो व्हील चेयर पर बैठता है तो उसको पुशअप्स करने के लिए और अपनी पोजीशन बदलने के लिए सलाह दी जाती है। प्रेशर अल्सर से बचना संभव है और बचना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि इसका इलाज बड़ा लंबा और गंभीर और खर्चीला होता है। और जिस व्यक्ति में एक बार बेड सोर बन जाए या प्रेशर अल्सर बन जाए, उसमें दोबारा होने की संभावना भी अधिक रहती है, क्योंकि प्रेशर अल्सर हील होने के बाद जो कवर होता है स्किन पे, वो अक्सर कमजोर होता है नॉर्मल स्किन के मुकाबले। उसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, यानी कि मांसपेशियां और हड्डियों और जोड़ों वाला जो सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और कई प्रकार की हैं, जो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी श्वास लेने वाला जो तंत्र है, जिसमें फेफड़े शामिल हैं मुख्य रूप से, उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के व्यक्तियों में अक्सर देखी गई हैं। मैं आने वाली स्लाइड्स में कुछ बताऊंगा। और ये स्लाइड में मैंने जैसे बताया है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से संबंधित, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम से संबंधित बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, और दर्द एक अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के व्यक्तियों में, जो बहुत कॉमन है। और पैरों की अकड़न के बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया ही है, मांसपेशियों में। और उसके अलावा हमारी हड्डियों में से कैल्शियम का निकलना और हार्मोन्स में परिवर्तन होना, ये भी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके बारे में थोड़ा सा सजग रहना जरूरी है। जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि प्रेशर सोर्स होना जरूरी नहीं है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद। हर व्यक्ति जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, उसको प्रेशर सोर्स से वंचित रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले दिन से ही सुचारू रूप से सिस्टम बनाना पड़ता है। इन स्लाइड्स में ये दिखाया गया है कि कैसे पुशअप्स करना हर 15-20 मिनट के बाद कुछ 1.5 से 2 मिनट तक के लिए, ताकि आप जिस हिस्से पर बैठते हैं वहां से दबाव हटाया जा सके, वेट रिलीफ हो, प्रेशर रिलीफ हो, ये बहुत जरूरी है। करवट बदलना, शिफ्ट करना, वेट आगे झुकना, ये कई तरीके हैं जो व्यक्तियों को सिखाए जाते हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है। इसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और इसको जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए, तभी आप प्रेशर सोर की डेवलपमेंट से बचे रह सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की कॉम्प्लिकेशंस में प्रमुख आता है शोल्डर पेन। जो कोई भी मुझे सुन रहा है, कृपया ये जरूर बताएं कि मेरा ऑटोमेटिक डिस्चार्ज क्यों होता है। इसी वजह से मेरे को कमजोरी बहुत आ रही है, मैं बहुत परेशान हूं। जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, तिवारी जी, क्वेश्चंस का सिस्टम बाद में होगा। डॉक्टर साहब को एक बार अपना पूरा वेबिनार लेने दीजिए, और आप प्लीज सभी लोग बीच में डिस्टर्ब मत करिए। रिक्वेस्ट है। ओवरव्यू के बाद में आप लोगों के सवाल शामिल करूंगा, ओवरव्यू पूरा हो जाने चाहिए। तो मैं जैसे बता रहा हूँ, मस्कुलोस्केलेटल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, उनमें शोल्डर पेन बहुत प्रमुख है, और खास तौर से जो लोग अपने आप व्हीलचेयर को प्रोपेल करते हैं, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी बारे में जानकारी होना, इसकी रोकथाम करना, इसके लिए क्या उपाय हैं, वो
समझना जरूरी है, ताकि आप बार बार शोल्डर पेन की वजह से ग्रस्त ना हो और आप तकलीफ में ना रहें। बैक पेन भी बहुत कॉमन है, कई प्रकार का होता है, और कभी कभी रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में स्कोलियोसिस कहा जाता है। ओस्टियोपीनिया वो स्थिति है जिसमें से हड्डियों में से कैल्शियम की कमी हो जाती है, और जब ये बहुत गंभीर हो जाती है, जिससे हड्डी के टूटने की संभावना बढ़ जाती है बिना ज्यादा फोर्स के, उसको ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और ये विशेष प्रकार के टेस्ट के द्वारा जांची जा सकती है। शुरुआत की स्टेज में जब इसको पता चल जाए तो इसको दवाइयों के द्वारा और सपोर्ट सिस्टम के द्वारा दूर किया जा सकता है। हेट्रोटॉपिक ऑसिफिकेशन वो कॉम्प्लिकेशन है जिसमें जो जोड़ है उसके बाहर अधिक कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, जो बाद में एक्स्ट्रा हड्डी का रूप अख्तियार कर लेता है और जोड़ के सुचारू मूवमेंट में वो बाधा पैदा करता है। तो इस स्थिति को भी शुरुआत में पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में उस जोड़ के आसपास थोड़ी सी सूजन महसूस होती है, और यदि उसको छू के देखा जाए तो वहां थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है। यदि शुरुआत की स्टेज में ही, अर्ली स्टेज में ही इसको डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसको रिवर्स किया जा सकता है, नहीं तो बाद में ये बहुत मुश्किल पैदा करती है जोड़ की मूवमेंट में। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कॉम्प्लिकेशन से वंचित नहीं है, और आमतौर पर इन्फेक्शन संबंधी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसमें, जैसे फेफड़ों का इन्फेक्शन हो गया तो निमोनिया कहते हैं उसको। और आमतौर पे जितना ज्यादा ऊंचा होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का लीजन, उसमें रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस उतनी ही अधिक होती हैं। और यदि व्यक्ति एस्पिरेट कर ले, यानी जो फेफड़ों में फ्लूइड इकट्ठा हो गया वो दोबारा उसमें चला जाए, तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों में जिनमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, उनमें रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस बहुत महत्वपूर्ण पाई गई, तो उससे बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ। रेस्पिरेटरी सिस्टम की कॉम्प्लिकेशंस के अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत प्रमुख हैं, जिनमें मुख्य हैं हार्ट बीट की रिदम में डिस्टरबेंस होना, अधिक तेजी होना या स्लो होना, पोजीशन बदलने के बाद ब्लड प्रेशर में कमी आना, जैसे व्यक्ति अगर लेटा हुआ है और उसके बाद जब वो उठ के बैठता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। एक रेंज तक तो ये सामान्य स्थिति है जिसको हम फिजियोलॉजिकल कहते हैं, लेकिन जब उससे ज्यादा ब्लड प्रेशर कम होता है तो इसके परिणाम गंभीर होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों में से कुछ लोगों ने महसूस किया होगा कि जब आप लोगों को एक्यूट स्टेज के बाद धीरे धीरे बैठाना शुरू किया गया तो टिल्ट टेबल के सहारे आपकी पोजीशन अपराइट करने में कुछ समय लगा, कुछ प्रोटोकॉल फॉलो किए गए, आपको एकदम अचानक से ही लेटे होने की पोजीशन के बाद बैठा नहीं दिया गया और ना ही चलना शुरू करा दिया गया। तो ये सावधानी पूर्वक प्रोटोकॉल के तहत करना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है, जैसे मैंने बताया कि ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया एक बहुत गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है, और इसका मुख्य कंपोनेंट जो है वो बहुत तेजी से बहुत कम समय में ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लोग जैसे बाकी सामान्य लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज से प्रभावित हो सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। और ऐसा देखा गया है कि कुछ स्पाइनल इंजरी के रोगियों में ये ज्यादा अधिक संख्या में देखी गई है, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी का स्तर कम हो जाता है और उनका खान पान नियंत्रित नहीं रहता। यदि उनका वजन बढ़ने लगे और उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाए, उनका ब्लड शुगर का नियंत्रण बिगड़ जाए, या वो स्मोकिंग भी करते हों और मानसिक तनाव से भी ग्रस्त हैं, तो इन सब सारी चीजों को, जिनको हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, ये उनको अधिक प्रोन बनाते हैं और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है और जान भी जा सकती है। जब हार्ट की मांसपेशियां सुचारू रूप से पंप करना कम कर देती हैं तो हार्ट फेलियर की स्थिति भी आ जाती है, जिसमें बैठे बैठे सांस फूलना और जान का खतरा भी बना रहता है। कई बार बहुत देर तक एक ही अवस्था में पड़े रहने के कारण जो टांगों की तरफ से हृदय की तरफ रक्त का संचार और प्रभाव होता है वो प्रभावित हो जाता है, और पिंडलियों वाले हिस्से में खास तौर से ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट बनने लगते हैं। ये बहुत गंभीर समस्या हो सकती है, और अगर वो क्लॉट टांगों की पिंडलियों वाले हिस्से से निकल के
ब्रेन तक चला जाए या फेफड़ों तक चला जाए तो ये पैरालिसिस कर सकता है या जान जा सकती है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है और इसके प्रोटोकॉल्स हैं जो अस्पताल में शुरुआत की स्टेज से ही शुरू की जाते हैं ताकि ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग की समस्या को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा जा सके। और जब एक्सरसाइज का प्रोग्राम शुरू किया जाए तो उसमें भी कुछ विशेष सावधानियां बरती जाएं। यूरिनरी ट्रैक्ट की कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कॉमन है और इनफैक्ट आज से लगभग 40 साल पहले तक तो यूरिनरी ट्रैक्ट की कॉम्प्लिकेशंस जान जाने का सबसे प्रमुख कारण था। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद बहुत सारे लोग पूरा जीवन नहीं जी पाते थे इन कॉम्प्लिकेशंस के कारण ही। और यूरिनरी ट्रैक्ट की कॉम्प्लिकेशंस में प्रमुख है यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन यूरिन के ब्लैडर में हो सकता है और यूरेथ्रा में हो सकता है, ऊपर जा सकता है जिससे किडनी भी प्रभावित हो सकती है, या यूरिन का नियंत्रण खत्म हो जाए या कम हो जाए जिसको हम इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, या पेशाब रुक जाए पेशाब की थैली में जिसको रिटेंशन ऑफ यूरिन कहते हैं, या बहुत देर तक पेशाब रुका रहे और आपकी हिलने डुलने की ज्यादा एक्टिविटी ना हो, खान पान भी अनियंत्रित हो, तो यूरिनरी ट्रैक्ट में पथरी भी बन जाती है। और कई बारी यूरेथ्रल फिस्चुला डेवलप हो जाते हैं और बहुत समय तक ये समस्या से रहने के बाद किसी किसी में कैंसर भी डेवलप हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर का या किसी और भाग का। तो ये सारी ओवरव्यू के बाद मैं अंतिम भाग में आता हूं प्रेजेंटेशन के, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग ये समझिए कि बहुत सारी यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इनमें प्रिवेंशन ही सबसे अच्छा उपाय है, यही सबसे अच्छा इलाज है और यही सबसे अच्छा रिहेबिलिटेशन है। आप में से कुछ लोगों ने महसूस किया होगा कि जो भी मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं या इमरजेंसी बताई है, इससे बचाव संभव है यदि आप एक ही जगह बहुत देर ना बैठे रहें, अपनी स्किन को रोज इंस्पेक्ट करें, उसकी केयर करें, अपना जो सीटिंग एरिया है या बेड जिस पे लेटते हैं उसका सही प्रकार से चुनाव करें, अपनी ओवरऑल हेल्थ को बना के रखें ताकि आपके शरीर को जितने भी पौष्टिक तत्व अनिवार्य हैं, चाहे वो प्रोटीन्स हों, मिनरल्स हों, विटामिन हों, वो सुचारू रूप से मिलते रहें, किसी भी तरह की चोट से आप बचें और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके अर्ली सिम्पटम्स को पहचानें। ये बहुत जरूरी है। तो प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, इसको मैं इससे अधिक और नहीं एम्फेसाइज कर सकता क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका इलाज बहुत गंभीर और मुश्किल है और खर्चीला है। और जब भी हम किसी कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो उसको शुरुआत में पहचानना बहुत जरूरी है। उससे ट्रीटमेंट पीरियड बहुत कम हो जाता है और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी कम रहती है, और ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आपकी बहुत नेगेटिव वे में प्रभावित नहीं होती। जब कोई कॉम्प्लिकेशन हो उसकी फर्स्ट एड होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कोई सड़क दुर्घटना होती है या खेल के मैदान में कोई चोट लगती है तो तुरंत फर्स्ट एड की सुविधा उसको दी जाती है और ये कोशिश की जाती है कि वो जल्दी उचित इलाज के स्थान पर भेजा जा सके जहां इलाज सुचारू रूप से हो सके, और जिस तरह की कॉम्प्लिकेशन है उसके अनुरूप उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट शुरू की जा सके। और एक बार अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसमें दोबारा होने की भी संभावना होती है, क्योंकि वो रिस्क फैक्टर्स वही होते हैं व्यक्ति में जिसके कारण पहली बार कॉम्प्लिकेशन हुई, तो उसके रिकरेंस से बचना बहुत जरूरी है और इसमें उचित जानकारी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। लगभग 60% कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है, दे आर प्रिवेंटेबल। और उसके अलावा ये समझना भी जरूरी है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आप उसको पहचानिए, उसका इलाज जल्दी शुरू कीजिए और पूरा मुकम्मल इलाज कराइए और उसके दोबारा होने से बचाव जो जरूरी है उसको बचाइए। इसके द्वारा आप हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बावजूद। और मैं अंतिम भाग में आता हूं अपनी प्रेजेंटेशन के। इन सारी चीजों को समझने के लिए और इनसे बचने के लिए और इनके सुचारू इलाज के लिए आपको 8 E's को याद रखना जरूरी है। 8 E। पहला, एजुकेशन। आपको जानकारी होनी चाहिए कि मुझे हुआ क्या है, इसका क्या परिणाम है मेरे ऊपर, और आने वाले समय में मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, और उससे बचने के लिए मुझे क्या जानकारी हासिल करना जरूरी है। उसके अलावा इवेल्युएशन, आप अपनी जांच कराइए कि मुझे जो हुआ है उसका मेरे शरीर पर, मेरे अलग अलग सिस्टम्स पर क्या प्रभाव हुआ है।
अपनी स्किन से लेके बोन तक इवैल्यूएशन आपको पता होनी चाहिए, और आप कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट टीम के संपर्क में रहेंगे तो वो समय समय पर आपको कुछ जांच करने की भी सलाह देंगे। कुछ प्रकार के टेस्ट हैं जो हर 3 महीने में कराने की सलाह दी जाती है, कुछ प्रकार के टेस्ट एनुअल चेकअप के दौरान किए जाते हैं। क्योंकि कुछ चीजों का लक्षण बाद में पता चलता है, इसलिए उसकी पीरियोडिक इन्वेस्टिगेशन जरूरी होती है ताकि उसको जल्दी से पिकअप किया जा सके। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के रोगियों के लिए, और ये जीवन भर करनी पड़ती है ताकि जोड़ों में अकड़न या मूवमेंट में कमी ना हो, ताकत बनी रहे और आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो भी फिट रहे। अगर व्यक्ति कुछ असिस्टिव अप्लायंसेस के इस्तेमाल के द्वारा चलना शुरू करते हैं, अगर उनका लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लोअर है तो उनके लिए भी एक्सरसाइजेस बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो बैसाखी के सहारे हो, चाहे वॉकर के द्वारा हो, या कुछ लोग जो व्हीलचेयर खुद प्रोपेल करते हैं उनके लिए भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बहुत तरह के इक्विपमेंट चाहिए होते हैं पूरे रिहेबिलिटेशन में, और कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए भी बहुत तरह के इक्विपमेंट मदद करते हैं, जिनमें सामान्य तौर से मैं बताऊं अगर तो आप किस प्रकार का मैट्रेस का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार का कुशन का इस्तेमाल करते हैं, ये भी इक्विपमेंट्स की श्रेणी में आते हैं जिससे आप प्रेशर सोर्स से बच सकते हैं। और अगर किसी को हो जाता है तो उसकी हीलिंग में भी कई प्रकार के इक्विपमेंट्स मदद करते हैं। किसी में कभी कभी एक्सप्लोरेशन की भी जरूरत पड़ती है, यानी कि कुछ डिब्राइडमेंट की जरूरत पड़ सकती है बेड सोर में ताकि उसकी हीलिंग को थोड़ा सा तेज किया जा सके, या कई प्रकार की सर्जरीज की भी जरूरत पड़ सकती है। जैसे अगर किसी में यूरिनरी कॉम्प्लिकेशन के परिणाम स्वरूप पथरी बन गई है तो उस पथरी का इलाज करना बहुत जरूरी है। कभी कभी स्पास्टिसिटी अगर बहुत अधिक हो जाए और वो दर्द का कारण बन जाए और दिनचर्या को प्रभावित करने लगे एडवर्सली, तो उसमें भी कुछ प्रकार की इंटरवेंशन के द्वारा स्पास्टिसिटी को नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ प्रकार की दवाइयां भी बहुत काम में आती हैं जो आपके इन्फेक्शन को क्योर करने में मदद करती हैं, प्रेशर सोर को हीलिंग में मदद करती हैं, स्पास्टिसिटी को कम करती हैं। और अगर आपकी बोन हेल्थ प्रभावित हो गई है, यानी आपको ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है कुछ निश्चित प्रकार की दवाइयों के प्रयोग से। अपने वातावरण पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो भी मददगार होता है। यदि आप लापरवाह होंगे अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट के प्रति तो उससे भी कॉम्प्लिकेशंस और इंजरीज का रिस्क बढ़ सकता है। और अल्टीमेट एम जो होता है रिहेबिलिटेशन का, इस तरह की सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा के रखने का, वो ये होता है कि आपकी कार्य करने की क्षमता सुचारू रूप से बनी रहे, यानी आपकी एबिलिटी बनी रहे डिसेबिलिटी के बावजूद। आप देखिए डिसेबिलिटी जो शब्द है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसी के अंदर एबिलिटी शब्द छुपा हुआ है। तो अपनी एबिलिटी को पहचानिए और उसको बढ़ाइए, और अपने आप को डिसेबल्ड न महसूस करके रिहेबिलिटेशन में भागीदार बनिए। इससे आपको खुद ताकत मिलेगी अपने फैसले खुद करने में। तो एम्पावरमेंट जो है वो एक अल्टीमेट गोल है रिहेबिलिटेशन का, और इस दिशा में हर साल 5 सितंबर का दिन महत्वपूर्ण है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे मनाया जाता है। इसमें उस दिन अवेयरनेस बढ़ाई जाती है और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से संबंधित बहुत सारी चीजें जानकारी दी जाती है, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानकारी, कॉम्प्लिकेशन से बचाव, इमरजेंसीज जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की पॉपुलेशन में हो सकती हैं उनको समय रहते पहचानना, और उसका इलाज कहाँ कहाँ संभव है, ये सब जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पिछले कई सालों से लगातार मनाया जा रहा है, दिल्ली में भी मनाया जाता है, और मुझे कभी कभी इसमें भाग लेने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। तो मैं अल्टीमेटली आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की केयर और रिहेबिलिटेशन में पिछले कई सालों से कार्यरत है, और हमारे लिए भी बहुत सारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से प्रभावित व्यक्ति खुद प्रेरणा के स्रोत हैं, और ये और लोगों को भी प्रेरणा देते हैं। और ये चित्र जो है ये 3 दिसंबर का है, जब इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज हमारे डिपार्टमेंट में मनाया गया। इन शब्दों के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करता हूं, और कोई सवाल होंगे आपके तो मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। माधवी जी। हेलो, थैंक यू सो मच सर। आप पहले तो मैं माफी चाहूंगी जो बीच में 1-2 मेंबर्स की वजह से काफी डिस्टरबेंस हो रहा था, वो स्क्रीन को स्क्रैच कर रहे थे।
हाँ, स्क्रिबल कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। कोई बात नहीं, होता है ऐसे। हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी कि ऐसी डिस्टरबेंस किसी को ना हो। आपकी छोटे छोटे टिप्स जो बहुत 15 डिटेल लोगों ने में, जिसने हैंड राइज किया है उनको एक एक करके नाम बुला सकते हैं। कोशिश करिए कि एक व्यक्ति एक सवाल पहले पूछ ले, बजाय बहुत सारे सवाल एक व्यक्ति के पूछने के, क्योंकि समय सीमा होती है। हेलो, एक एक करके डॉक्टर साहब अनम्यूट करके अलाउ नमस्कार। करें। जी नमस्कार। सर मेरा नाम काविंदर सिंह है जी और मेरे को 21 साल हो चुके हैं इंजरी को। जी। और मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये आ रही है, पहले तो कभी कभी होता था, अब ज्यादातर टांगों में हड़कल सी होगी और मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा। बार बार होता है, कभी दूसरे दिन कभी तीसरे दिन, पहले तो 15 दिन में होता था। जी इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, इस वेबिनार के थ्रू तो सॉल्यूशन नहीं ऑफर किया जा सकता, जैसा मैंने अपनी पहली स्लाइड में भी अच्छा। कहा था डिस्क्लेमर के तौर पर। उसके लिए कुछ और चीजों को भी देखना पड़ेगा। जी और अगर आप कंसल्टेशन के लिए आते हैं, यदि आप दिल्ली में जी। स्थित हैं, तो आप किसी भी बड़े अस्पताल में आ सकते हैं, हमारे अस्पताल में या सफदरजंग मैं- हॉस्पिटल में। तो जब आपकी समस्या के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेंगे, तो इसका समाधान भी हम ऑफर कर सकते हैं। यदि आप किसी और प्रदेश में रहते हैं, तो वहां भी कोई अस्पताल होगा जहां स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के रोगी अधिक संख्या में देखे जाते होंगे। तो इस समस्या का यूपी कुछ के हद अंदर है, तक यूपी के संभाग के अंदर। ये और समस्या मैंने, इतनी गंभीर नहीं है, लेकिन इसका समाधान, अगर आपको ये समस्या विचलित कर रही है, तो इसका ढूंढा जा सकता है। क्योंकि इससे कमजोरी आ रही है शरीर के अंदर। वो साइकोलॉजिकल ज्यादा होता है, लेकिन मैंने अच्छा। जैसे कहा कि बाकी आपके स्वास्थ्य की जांच करके इस चीज को मैंने जो स्पाइनल हॉस्पिटल के दिनेश डॉक्टर साहब हैं, उनसे कहा था, ये भी बताया था, तो उन्होंने कहा इसके कोई गंभीर परिणाम नहीं है, मगर मेरे को कमजोरी महसूस होती है उससे। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जो कमजोरी महसूस होती है, जी। ये साइकोलॉजिकल ज्यादा है शारीरिक के बजाय। लेकिन फिर अच्छा। भी कमजोरी का कोई शारीरिक कारण ना हो, उसके जी लिए थोड़ी जांच की जरूरत पड़ती है। हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता जी है खून में प्रोटीन की मात्रा में कमी हो, या कोई इन्फेक्शन हो। तो ये कंसल्टेशन के बाद, जांच के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन मैं जी आपको रीअश्योर करना चाहता हूँ कि इसका कोई गंभीर कारण नहीं होता और इसका कोई गंभीर परिणाम भी नहीं होता। जी जी। थैंक इसमें यू देखना होता है कि आप दिन भर क्या सोचते रहते हैं। जी। थैंक यू। जी नमस्कार नमस्कार हेलो, नमस्कार सर। वन एट ए टाइम करें तो ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन बोल रहा है, क्या सर बोल रहा है। संतोष राय बोल रहा हूँ मुंबई से। जी सर मेरे को सर्वाइकल इंजरी है C4 लेवल, जी लास्ट 16 मंथ से जी इनकम्प्लीट है। तो सर मैं AII PMR में था 6 जी। मंथ से। हाँ जी तो उसके बाद मुझे पैर के टाइटनेस बहुत रहती थी, तो मुझे बोटॉक्स इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेट किया गया था। हाँ जी। फिर भी मेरा जो स्पेसिटी और टाइटनेस है, मतलब मेरे पैर सीधे होने में बड़ी तकलीफ होती है। वो KFO पहनाने के लिए बाद में खड़ा आधे घंटे होता हूँ मैं वॉकर पकड़ के। जी क्वाड्रिप्लीजिया है मुझे। जी जी। तो ये मतलब क्या प्रॉब्लम है, इसमें पैर सीधे नहीं हो पाते जल्दी। देखिए, जो आप बता रहे हैं, डिफॉर्मिटी तो आपको नहीं? सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हुई, उसके बाद टेट्राप्लीजिया हो गया, और आपको अकड़न कम करने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन भी लगाए गए। 100 यूनिट। उसमें ये देखा गया है कि स्पास्टिसिटी है आपको, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं स्पास्टिसिटी। और अगर वो कुछ मांसपेशियों तक सीमित है, जिसको हम फोकल स्पास्टिसिटी कहते हैं, उसको कम करने में बोटॉक्स इंजेक्शन कभी कभी मददगार साबित होता है। लेकिन बोटॉक्स का जो प्रभाव होता है वो रिवर्सिबल होता है, वो कुछ महीने तक ही रहता है। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन या क्योर नहीं है। दूसरी चीज जानने की ये जरूरी है कि स्पास्टिसिटी को बढ़ाने वाले क्या क्या स्टिमुलाई हैं, क्या क्या ट्रिगर हैं जिसके कारण स्पास्टिसिटी बढ़ रही है, वो जरूरी है। क्या आपको जो एक्सरसाइज प्रोग्राम बताया गया है उसमें आपने छोड़ दिया कुछ समय करने के बाद, उसके कारण भी स्पास्टिसिटी वापस आ जाती है। तो कुछ चीजें हैं जो संभव हैं इलाज के तौर पर, और कई बारी दवाइयों का भी उपयोग किया जाता है स्पास्टिसिटी को असेस करने के बाद। कुछ दवाइयां हैं जो इफेक्टिव हैं स्पास्टिसिटी कम करने में। तो इसका एक तरीके का मल्टी मोडालिटी इलाज होता है स्पास्टिसिटी को नियंत्रण में करने का, जिसमें एक्सरसाइज, दवाइयां या किसी प्रकार की इंटरवेंशंस काम करती हैं। इसका कुछ हद तक सफलतापूर्वक उपचार संभव है।
तो सर मेरे लेग स्ट्रेटन हो सकते हैं बाद में, मतलब खड़े होने में प्रॉब्लम। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपने जैसे जिस संस्थान का नाम लिया हाँ, वो वहाँ देश पे के अच्छा नहीं है उसका। देश के बड़े संस्थानों में उसका नाम शामिल है, और आपको अगर उचित लाभ नहीं मिला तो आप एक बार रिव्यू करा लीजिए वहां दोबारा। आपके Yes, पास ऑलरेडी रिकॉर्ड होगा, किस दिन बैठते हैं वहां, उनको हाँ, बताइए। बिल्कुल। और उसके बाद भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो कैन आई हैव योर नंबर सर? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। एक करके बात करिए, एक एक कर। हाँ सर, मैं पुंजराज जोधपुर से बोल रहा हूँ। जी सर अभी मैंने चेक कराया तो सर मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है। जी डॉक्टर ने एडवाइस मुझे किया गेमफ्रेक इंजेक्शन टेरिपेराटाइड जो नाभि के आसपास लगता है। जी। बट मुझे सर इसमें ये डाउट हुआ रहता है कि जैसे कि अगर ये लगाने से वापस कोई बोन तो नहीं बन जाएगी, इसके बारे में थोड़ा जानना था। नई बोन तो नहीं बन जाएगी, ये लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए आपकी राय के अनुसार? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मैंने अपनी स्लाइड्स में भी बताया, ये जी। एक तरह की मेटाबॉलिक बोन की डिस्टरबेंस है जिसमें हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाता है बिल्कुल और बिल्कुल सर, हड्डियां ज्यादा प्रोन हो जाती हैं टूट फूट के प्रति, कम बिल्कुल फोर्स बहुत के कम। बाद भी। जी सर। तो उसमें कि किस तरह की कितनी डिग्री की ऑस्टियोपोरोसिस है उसकी जी जांच की जाती है, जिसको हम कहते हैं टी स्कोर कितना है आपका, उसके जी सर। अनुसार। और उसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं शरीर की स्वास्थ्य की, जैसे आपने एक इंजेक्शन का नाम लिया, वो आपको सलाह दी गई है, वो किस जी डोज में कितने कितने अंतराल के बाद आपको लगाने की सलाह दी गई है, और उसके सर अलावा इसमें क्या 30 इलाज डोज का है हिस्सा पर है। डे। जी सर, जी पर डे 1 डोज। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपके कुछ और पैरामीटर्स देख के तब बताया जा सकता है। और आमतौर पे ये जो इलाज है ऑस्टियोपोरोसिस का, वो बहुत लंबा चलता है, कई बार लगभग 2 साल तक चलता है। तो जी सर, मेरा ये निवेदन ये था, ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ये टेलीफोन पे या इस वेबिनार में ये जवाब नहीं दिया जा सकता जब तक जी हमें सर। आपके और बहुत सारे पैरामीटर्स मालूम ना हो। जी यदि सर। आपने एक्सपर्ट्स की राय ली है और तब ये इलाज शुरू हुआ है तो जी हो सकता है उनकी राय सही हो। जी सर। जी सर। जी हेलो सर, ओके। नमस्ते। मैं पुण्यलता उड़ीसा से बोल रही हूँ। हाँ, नमस्ते सर, एक्चुअली मेरा जो है डिजीज को स्पाइना बाइफिडा है। जी। सर, हर वक्त मेरे सर दर्द लगा रहता है, वन साइड वाला, जैसे कि कभी राइट साइड दुखता है तो कभी लेफ्ट साइड, हम्म, मैक्सिमम टाइम सर दर्द होता है। वो क्या हम्म। स्पाइना बाइफिडा की वजह से सर दर्द होता है क्या? देखिए, स्पाइना बाइफिडा जो एक प्रकार का जन्मजात स्थिति है जिसमें रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में थोड़ा सा बोन बनने में कमी रह जाती है, जिसके कारण जो रीढ़ की हड्डी है वो 2 भाग में विभाजित होती है। उसका कई बार टांगों के नसों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिससे ताकत में कमी आ जाती है, उनकी टोन में कमी आती है, और किसी किसी व्यक्ति में यूरिन के कंट्रोल में भी कमी रहती है। तो ये सामान्य लक्षण होते हैं स्पाइना बाइफिडा के। लेकिन आपके केस में थोड़ा सा विस्तार से अगर जांच की जाए तो आपकी समस्या क्या है इस समय, ये बताइए फिर से। सर, सर दर्द होता रहता है एनी टाइम। सर दर्द के कई अनेक कारण और हैं, और कभी कभी स्पाइना बाइफिडा से संबंध भी हो सकता है, लेकिन उसकी जांच करनी पड़ेगी। सर दर्द किस हिस्से में होता है, कितना तीव्र होता है, कितने कितने अंतराल पे होता है, और आपने अगर इसकी किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया है, उन्होंने कोई कारण बताया होगा। सर दर्द तो एक लक्षण है, उसके कारण कई होते हैं, और आमतौर पर कई गंभीर कारण नहीं होते, लेकिन बिना जांच के, बिना विस्तार से आपकी बात समझे और देखे, इससे ज्यादा कहना संभव नहीं है। नहीं, एक्चुअली में यही पूछना था कि ये स्पाइना बाइफिडा के नमस्ते कारण सर। सर दर्द हो भी सकता है ना? किसी किसी में हो सकता है, लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा डायरेक्ट सीधा संबंध नहीं है। अगर किसी कारण से स्पाइना बाइफिडा के साथ साथ दिमाग में जो फ्लूइड होता है उसका दबाव अधिक हो तो उसके कारण सर दर्द हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों में देखा जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसके लिए डिटेल में जानना जरूरी है। नमस्ते सर। थैंक यू नमस्कार सर। सर, नमस्ते। नमस्ते सर। मैं बाबा साहब बोल रहा हूँ कर्नाटक से। सिंह बोल रहा हूँ। हेलो सर, मैं कर्नाटक। हाँ, नमस्ते सर। तिवारी जी, एक एक करके अनम्यूट करिए, ऐसे किसी को भी समझ नहीं आएगा। हाँ और मैडम। हेलो, नमस्ते नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते नमस्ते, बोलिए। एक मेरा व्यक्ति नाम बाबा साहब है, मैं कर्नाटक से बात कर बोल रहा रहा हूँ। हूँ सांगली में। मैं नहीं सुन पाऊंगा सबकी, अगर 3 लोग एक साथ बोलेंगे तो। हाँ सर, मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ। बाबा साहब बोल को मेरे 12 साल हो गए, स्पाइनल इंजरी D12 है, इंजरी लेवल। जी मेरे को यूरिन ब्लैडर में मैं कंडम कैटेटर यूज करता हूँ, और यूरिन ब्लैडर में 20 mm के
15 स्टोन हो गए, उसको जी। ऑपरेशन करना है क्या नहीं करना, तो जान जाने का उस तो। अब एक चीज बताइए, वेबिनार में मैं ये सवाल का जवाब कैसे दूं? मैंने शुरू में ही कहा था कि किसी व्यक्तिगत समस्या का समाधान वेबिनार के माध्यम से संभव नहीं है, और आप सवाल ऐसा पूछ रहे हैं कि कोई ऑपरेशन हो सकता है कि नहीं। ये तो बड़ा विशेष प्रकार का सवाल हो गया ना, और इसका मैं नहीं आंसर देना चाहूंगा, नहीं, और वो देना थोड़ा संभव भी बड़े नहीं। 20 mm के स्टोन है बोल को बोले हो, हाँ यूरिन ब्लैडर में। हाँ, नहीं ऐसा है, कितने हैं और उनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, और 20 mm के अचानक तो एक दिन में नहीं हो गए होंगे, पहले नहीं, कुछ 4 रहे साल हो होंगे गए छोटे। सर होकर, हाँ 4 साल हो गए होकर सर स्टोन। नहीं, आप यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, वो आपके किडनी फंक्शन को देखते हुए बताएंगे कि इन पत्थरों का, इन यूरिनरी स्टोन्स का दवा के द्वारा इनको घोलना संभव है कि नहीं है, ताकि पेशाब के रास्ते वो बाहर आ सकें। इसके अलावा और भी कई प्रकार के इलाज होते हैं, जिसमें लिथोट्रिप्सी भी एक है। यदि पत्थर और ज्यादा बड़ा हो तो कई बारी नेफ्रोस्कोपी के थ्रू निकाला जा सकता है। यूरिनरी ब्लैडर में है तो वो सिस्टोस्कोपी के थ्रू निकाला जा सकता है, लेकिन विशेष प्रकार के व्यक्ति का इलाज विशेष कंसल्टेशन से ही संभव है ना। जी नमस्ते सर, जी। मैं मोहित बात कर रहा हूँ सर, जयपुर से। जी नमस्ते। एक आर्टिकल वगैरह देखा सर न्यूज़पेपर में कि जल्दी जो है एम्स के डॉक्टर है इसके ऊपर काम कर रहे हैं सर, इसका कुछ इलाज संभव होने वाला है, तो सर इसके बारे में। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की समस्या नई नहीं है, और ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, तो देश भर के बड़े बड़े संस्थानों में बहुत समय से रिसर्च चल रही है, इलाज के तौर पर भी, और इसके प्रभाव को पूरी तरह से रिवर्स किया जा सके, इनकी कॉम्प्लिकेशंस को भी इंडिविजुअल तरीके से इलाज किया जा सके। तो रिसर्च तो चल रही है, लेकिन ये तो बड़ा जनरल सवाल हुआ, और मेरा जवाब भी बड़ा जनरल ही रहेगा इस बारे में। थैंक यू सर। जयपुर में भी इलाज चल रहा है, रिसर्च चल रही है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं प्रिया शर्मा बोल रही हूँ। नमस्कार। हाँ सर, एक्चुअली मेरा ना 4 साल पहले इंजरी हुआ था, तो शुरू में मुझे बेड सोल हुआ था, वो एकदम ठीक हो गया है। बस मुझे ना इस जगह पे अंदर से ऐसा लगता है कि कोई ये बाकी फटता जो हो। प्रिया जी हाँ। के अलावा जो बाकी आवाजें आ रही हैं उनको जरा म्यूट कर दीजिए ताकि मैं सुन सकूं। बताइए। सर 4 साल पहले मेरी इंजरी हुई थी, तो शुरुआत में मुझे बेड सोल हुआ था, वो ठीक हो गया है, बाहर से कुछ भी नहीं है सर। जी। उसी समय ना मैं रिहेबिलिटेशन के लिए गई हुई थी, तो थोड़ा सा व्हील चेयर से नीचे भी गिर गई थी। जी। तो मुझे नहीं पता है मुझे किस चीज की चोट लगी है या घाव का, बट मेरे हिप्स वाले एरिया में ऐसा लगता है सर कि कुछ हार्ड है, कुछ पत्थर जैसा है अंदर से। जी। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई भी दर्द नहीं होता है, कभी कुछ ऐसा घाव बन के बाहर नहीं आता है, जी। बट अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कुछ स्टोन है और ऐसा गोल गोल घूम रहा है सर। जी। नहीं, तो ये जो आपको वहम है या जो शक है, इसकी तो पहले जांच हो सकती है ना, ताकि इसको दूर किया जा सके। एक्सरे एक साधारण इन्वेस्टिगेशन है जिसके द्वारा पता चल, आप जैसे कह रहे हैं कुछ जैसे स्टोन जैसा हो, वो एक्सरे से पता चल जाएगा कोई हार्ड चीज है। एक्सरे में अगर कुछ चीजें बोनी नहीं है तो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन के द्वारा पता चल सकता है। ऐसा स्ट्रक्चर जो बोनी नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू है, कहीं फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, तो ये सब चीजें जांच के द्वारा आपके सवाल का जवाब मिल सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। एक बार ना मैंने दिखाया था लोकल डॉक्टर को, तो वो लोग बोलते इसका पानी निकाल के हमें जांच के लिए मुंबई भेजना पड़ेगा, तो मुझे ये चीजें रिस्क लगी उस जगह पे। नहीं देखिए, या तो कोई स्पेसिफिक बात की जाए कि उन्होंने क्या बोला है, स्पेसिफिक डायग्नोसिस क्या है, और ऐसा तो कोई नहीं है कि मुंबई भेजना पड़ेगा पानी निकाल के। आजकल हर बड़े प्रदेश में, बड़े शहर में बहुत सारी जांच की सुविधाएं हैं। जी जी जी। आप एक कंसल्टेशन से अगर संतुष्ट नहीं है तो आप किसी और कंसल्ट करिए, किसी के चक्कर में, जाल में मत फंसिए। जी सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हेलो हेलो नमस्ते सर। नमस्कार। रवि शिंदे बोल रहा हूँ मैं, सांगली महाराष्ट्र से। मेरे एक्सीडेंट को 12 साल हुआ है, और सर व्हीलचेयर पे बैठते बैठते बेडसोर हो गया, और वो उसका एक बार ऑपरेशन भी किया था, लेकिन अभी वो नाखून का जितना है, लेकिन 1 साल से वो अच्छा नहीं हो रहा है। जी देखिए, ऐसा है, जैसा मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी कहा था कि अगर बेडसोर जैसी कॉम्प्लिकेशन या कोई और कॉम्प्लिकेशन एक बार हो गई है तो उसके दोबारा होने की संभावना अधिक रहती है अगर पूरी सावधानी न बरती जाए। तो आप जैसे बता रहे हैं व्हीलचेयर यूज करते हैं और बैठने वाली जगह पर आपको बेडसोर हुआ था,
हाँ और सर। अभी फिर से हो गया है या अभी भी थोड़ा सा रहता है, तो हाँ इसका मतलब आप प्रॉपर वेट रिलीव नहीं कर रहे हैं जैसा जरूरी है। व्हीलचेयर पे बैठे हुए व्यक्ति को हर 15 से 20 मिनट में लगभग 1.5 से 2 मिनट तक पुशअप करना बहुत जरूरी है। उसके अच्छा अलावा कुशन सही प्रकार का होना चाहिए, ठीक तरह से वो फिट हो। उसके अलावा शरीर में अंदरूनी ताकत बढ़ानी पड़ती है। आपका प्रोटीन का स्तर ठीक हो, आपकी स्किन हेल्दी हो, आपका हीमोग्लोबिन ठीक हो, ये सब चीजें जरूरी हैं। और जो लोकल प्रेशर अल्सर जैसे आप बता रहे हैं नाखून के साइज के बराबर है, हाँ उसका सर। भी इलाज जरूरी है। अगर उसमें इन्फेक्शन है जिसके कारण हीलिंग स्लो हो रही है, तो उस इन्फेक्शन को दूर करना भी बहुत जरूरी है ताकि उसकी हीलिंग तेज की जा सके। अच्छा सर, जी धन्यवाद सर सर। नमस्कार, मैं रविंद्र बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। हेलो जी जी हाँ नमस्कार सर। मेरा ना L1 का फ्रैक्चर हुआ था 1 साल पहले। जी उसके बाद ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मैं चल रहा हूँ, बट मेरे ना ब्लैडर बाउल में पावर नहीं है जो कि यूरिन को मैं रिमूव कर सकूँ, बाहर निकाल सकूँ जी या स्टूल को पास कर सकूँ। जी तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर से। जी तो उन्होंने बोला है कि अपने आप ही नेचुरली रिकवर होगा। जी नहीं, ऐसा है कि इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर एक ऐसा संस्थान है जहां अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो उन्होंने अगर आपका विस्तार से जांच करके आपको तसल्ली दी है कि इसमें समय लगेगा लेकिन ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो आप उस पर विश्वास करिए और जो उन्होंने इलाज या उपचार बताया है उसको फॉलो कीजिए। जी मुझे उम्मीद है आने वाले महीनों में आपको और फायदा नजर आएगा। नहीं, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सर। जी सर एक हेलो मेरी 1 साल इंजरी हेलो हो गए। गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर। गुड आफ्टरनून। I am Niloufar from Kashmir. Yes. Sir, I'm Cool. having I was having giant cell tumor due to which I became quadriplegia. I have become जी quadriplegia. जी तो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा सर अब मुझे थोड़ा उस वजह से कंप्रेशन हुआ तो मुझे अचानक से ही हुआ, न्यूरोजेनिक शॉक लगा था मुझे सर। जी जी 5 नहीं, साल कितनी हो गए पुरानी मुझे। बात है ये? आपको कितना समय हो गया? सर 5 साल हो गए। 5 साल। ओके जी सर। सर मुझे बहुत ज्यादा सर्दियाँ लगती है, मतलब वो जब ज्यादा सर्दियाँ लगती है फिर मुझे बहुत ज्यादा पसीना आता है। जी जी ऐसा है कि जिन लोगों को हायर लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, जैसे आप बता रहे हैं, या आपको ट्यूमर था जिसकी जी सर। सर्जरी हुई, तो जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लोगों में क्रॉनिक स्टेज में, उनमें टेम्परेचर का रेगुलेशन का बिगड़ना भी एक तरह की कॉम्प्लिकेशन है। हमने यस कुछ सर। कॉम्प्लिकेशंस तो अपनी प्रेजेंटेशन में जिसकी चर्चा की, लेकिन उसके अलावा भी कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो बहुत कॉमन नहीं है लेकिन किसी किसी में पाई गई हैं। तो यस हमने जो अपनी प्रेजेंटेशन में चर्चा की वो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में की। लेकिन अगर आप कहीं पर इलाज करा रहे हैं और वो बड़ा सेंटर है और सर। उनकी सलाह से आपको कुछ लाभ हो रहा है तो आप जारी रखिए, नहीं तो आप कहीं और कंसल्टेशन का प्रयास कीजिए। यस सर। जी थैंक यू। नमस्कार सर। हेलो 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 हाँ हाँ बोलिए, सुन पा रहे हैं हम। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मुझे एक चीज जानना था, जैसे कि मतलब अभी सर्च बहुत जगह चल रही है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, हाँ जी काफी सारी जगह। डॉक्टर साहब ये बहुत ही एक एरिया है स्पाइनल कॉर्ड। जी हेलो। हाँ बोलिए। तो इसमें जापान में की मेरे पास एक अपडेट आया था, तो उसका भी तीसरा ट्रायल होने वाला है। उन्होंने 6 महीने में 6 महीने में हो जाएगा सक्सेसफुल तीसरा जी ट्रायल। हाँ और जी ये जयपुर का, और इसकी आप थोड़ा जानना चाहते थे मैं। देखिए, जैसा आप बता रहे हैं कि रिसर्च बहुत हो रही है, मैंने भी पहले कहा है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत रिसर्च हो रही है, क्योंकि आज भी इसके बारे में पूरा मुकम्मल इलाज या रिकवरी संभव नहीं है। तो नेचुरली ये रिसर्च का विषय है, इसमें रिसर्च खर्चीली है, और ये जो रिसर्च होती है उसमें जो शुरुआती कुछ परिणाम आते हैं तुरंत वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए लागू नहीं किए जा सकते जब तक कि निश्चितता ना हो कि ये जरूर लाभ कर रहे हैं और इसका लाभ स्थायी है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। तो इसमें भारत सरकार की तरफ से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वगैरह दिशा निर्देश जारी करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के रिकवरी और रिहेबिलिटेशन के लिए कौन से रिसर्च की जो विधियां हैं वो अप्रूव्ड हैं और कौन सी अभी भी एक्सपेरिमेंटल हैं।
तो जब तक इसमें पूरी निश्चित क्लैरिटी ना आ जाए तो एक्सपेरिमेंटल चीजें वो पब्लिक के लिए लागू अभी नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिशा निर्देश के द्वारा ही संचालित होती हैं। जी सर। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर हेलो। मेरी इंजरी को 1 साल हो गए। जी मेरा लेवल D12L1 है और मैं वॉक करता हूँ वॉकर से। जी। तो सर मैं दूसरे बॉडी का चेकअप करवाना चाहूँ, कितना मूवमेंट है, तो ये कहाँ पे करवा सकता हूँ सर मैं? हर बड़े स्पाइनल इंजरी सेंटर में बहुत सारी सुविधाएं हैं होल बॉडी चेकअप के बारे में। जी जी। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से प्रभावित एरिया के अलावा बाकी शरीर का फंक्शन कैसा है उसके बारे में वो जान के बता सकते हैं कि आपके लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, आपकी जी, किडनी कैसे काम कर रही है, लिवर कैसे काम कर रहा है। अगर जी, आपका जी। सवाल इन्हीं चीजों के जानने के बारे में है तो होल बॉडी चेकअप क्लिनिकल प्लस रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जाना जा सकता है। जी जी। हेलो। तो सर हेलो। रेप सेंटर में भी पता कर सकते हैं कि हॉस्पिटल में भी इसका चेकअप हो सकता है? फिर से बोलिए। रेप सेंटर में भी चेकअप करवा सकते हैं कि हॉस्पिटल पे भी हो सकता है जहाँ पे इंजरी हुई थी, मेरी सर्जरी हुई थी? नहीं, आप देखिए ना उस अस्पताल में जहां आपकी सर्जरी हुई थी क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि हर अस्पताल अलग अलग सुविधाओं से संचालित होता है, उसमें अवेलेबिलिटी होती है। तो आप जब तक किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट नहीं करेंगे वो कैसे तय करेंगे कि आपको किस प्रकार की जांच की जरूरत है। हेलो सर। कोई सिंगल टेस्ट ऐसा नहीं है जो पूरे शरीर की जांच की रिपोर्ट आपको दे दे। ओके सर। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैं गुरदीप श्रीनगर से बोल रहा हूँ सर। बोलिए जी। सर जैसे कि आप ये अभी बता रहे थे कि स्पेशली कि मोबिलिटी कम होती है और जब विंटर होती है तो देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर, मींस जो अपना तापमान है इसमें काफी गिरावट आ जाती है। हाँ जी। तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस या इसके जो इफेक्ट्स हैं इन केस ऑफ पैराप्लेजिया, तो उनकी जो जैसे कि सर्कुलेशन है लोअर लिम्स की, हाँ जी, तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स? ऐसा है, इसमें सबसे सरल और नो कॉस्ट तरीका तो है रेगुलर एक्सरसाइज, सही प्रकार की एक्सरसाइज। क्योंकि जब आप अपनी मांसपेशियों को अपने नियंत्रण में नहीं पाते हैं तो आपको फिर एक्सरसाइज के द्वारा जो आपको कोई अटेंडेंट करवाए या कुछ प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पैसिवली मूवमेंट हेल्प करते हैं, उसके एक्सरसाइज प्रोग्राम के द्वारा आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि पैरों से लेके घुटने तक और घुटने से हिप तक और हिप से लेके हार्ट तक सर्कुलेशन बना रहे। एक जगह ब्लड अगर इकट्ठा हो जाता है, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, तो उसमें जैसे मैंने बताया था डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसा रिस्क हो सकता है और जोड़ों में भी अकड़न हो सकती है, तो उससे बचना जरूरी है। राम राम जी। जी सर, थैंक यू सर। राम राम जी, मैं सुल्तान सिंह बोले हरियाणा से। हाँ जी, राम राम जी। जैसे मेरे पैरों में जलन रहती है और कोई अगर हाथ लगाए पैरों को तो ऐसे कंपन होती है जी, क्या वजह है जी? आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी उसके बाद ये हो रहा है? हाँ, D11 मेरा फ्रैक्चर हुआ था, आज 11 साल हो गए हैं जी। जैसे आप बता रहे हैं वो मुझे संभावना लगती है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के व्यक्तियों में कभी कभी न्यूरोपैथिक पेन होता है, जिस तरीके का आप बता रहे हैं। तो उसमें कुछ दवाइयां हैं जो कारगर हैं, इफेक्टिव हैं। तो कंसल्टेशन के बाद आपको सलाह दी जा सकती है, आप किसी को अपने घर के नजदीक जो बड़ा सेंटर हो मेडिकल केयर का, वहां आप जाइए, अपनी तकलीफ बताइए, वो जांच करके देखेंगे कि आप के लिए वो दवाइयां उपयुक्त रहेंगी कि नहीं। वो फिर प्रेस्क्राइब करेंगे, अगर आपके लिए उपयुक्त हैं तो कुछ समय तक लेनी पड़ती हैं, फिर फॉलोअप करना पड़ता है और उसके लाभ के बारे में जानने के बाद वो फिर आगे जारी रखी जाती हैं या धीरे धीरे कम कर दी जाती हैं। सर मैं ये पूछना चाहता, जैसे हाथ लगाने से है ये मतलब नुकसानदायक है या फायदेमंद है? देखिए, कोई भी दवा तभी आपको प्रेस्क्राइब की जाएगी जब उसका बेनिफिट जो होगा वो उसके रिस्क से बहुत ज्यादा होगा। कोई भी दवा तभी मार्केट में अप्रूव होके आती है जब उसका बेनिफिट रिस्क से ज्यादा होता है ना। जैसे हाथ लगाने से ये पैरों में कंपन हो रही है, ये क्या वजह है? इससे नुकसान है कि फायदा है? स्पाज्म होते हैं टांगों में, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के रोगियों में कभी कभी स्पाज्म होते हैं,
और वो अकड़न जो होती है वो अगर लगातार बनी रहे तो उसको हम स्पास्टिसिटी कहते हैं। और अगर वो अजीब तरीके की सेंसेशन हो, जैसे करंट लग रहा है या जलन हो रही है, तो वो न्यूरोपैथिक पेन के लक्षण होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के रोगियों में ये सामान्य समस्या है, इसकी जांच और इलाज संभव है। हाँ, जैसे सुने से ऐसे महसूस होता है जैसे करंट लग रहा है कि हाँ, मैं समझ गया, वो न्यूरोपैथिक पेन का लगता है लक्षण। जी, तो इसकी दवाई लेना जरूरी है या अपने आप ठीक भी हो देखिए, जाएगा? अगर अपने आप ये ठीक नहीं हो रहा है और आपका बार बार ध्यान जा रहा है तो इलाज कराना चाहिए, और उसके इलाज के लिए दवा एक साधन है। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं दीपक बोल रहा हूँ हरियाणा से। बोलिए। सर जी, मेरी उम्र 22 है जी, और मेरे को 1.5 साल हो गया चोट लगे हुए के। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत से पेशेंटों से बात होती है, वो एक्सरसाइज करते हैं। हाँ। मैं भी अभी कर रहा हूँ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक्सरसाइज से मूवमेंट आ जाए? देखिए, कितनी रिकवरी होगी, एक्सरसाइज के मूवमेंट कितनी वापस आएगी, ये मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में इसकी संभावना रहती है, और जितना नीचे का लेवल होता है इंजरी का, उसमें संभावना उतनी ज्यादा होती है। जितना स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का लेवल ऊंचा होता है, ऊंचे से मेरा मतलब गर्दन की तरफ होता है, उतनी संभावना कम होती है। और जितना समय बीतता जाता है, उसके परिणाम स्वरूप रिकवरी की संभावना और कम होती जाती है। लेकिन अगर इनकम्प्लीट इंजरी है, उसमें संभावना रहती है, और इस संभावना को इलाज और रिहेबिलिटेशन के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में बहुत ज्यादा रिकवरी की संभावना नहीं होती न्यूरोलॉजिकली, लेकिन उसके लिए कुछ कंपेंसेशन टेक्निक्स होती हैं जो सीखने से व्यक्ति फिर भी कुछ काम कर सकता है। तो होप नहीं छोड़नी चाहिए। सर, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है ना कि सेंसेशन और पेन के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब तो बस सेंसेशन आ रही है, पेन बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैं कुछ ना कुछ पहले ठीक हो जाऊं, उसके बाद मैं अपना करियर स्टार्ट करूंगा। उसी को लेकर ही कई लोग अपनी लाइफ को वहीं रोककर और एक उसी में जीते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको अपनी लाइफ को रोकना नहीं चाहिए, और उसकी इतना वेट करते हुए। मैं 100% सहमत हूँ आपकी बात से माधवी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जीवन जारी रहना चाहिए सुचारू रूप से। उसमें साथ साथ इलाज भी चलता रहे, और जो आपके जीवन के और उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, आशाएं हैं, सपने हैं, उनको भी पूरा करने का प्रयास जारी रहना चाहिए। ऐसा सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है कि अचानक किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई और फिर अचानक सारी ताकत वापस आ गई, या कुछ लोगों को दिखाया जाता है कि आंखों की रोशनी चली गई और फिर कोई भक्ति गीत गाया या कोई वो किया और फिर अचानक रोशनी वापस आ गई। जी, असली जीवन में इस तरीके की चीजें बहुत कम होती है। डॉक्टर साहब, मैं जावेद बोल रहा हूँ। मैं पिछले 26 साल से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ जी रहा हूँ। जी नमस्कार। और नमस्कार। मेरा मानना है कि जो अब आपसे हमें ज्ञान मिला वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिला, और ये भी पता चला कि होपलेसनेस नहीं होनी चाहिए, जीवन जीने का एक विल पावर होना चाहिए। तो मैं आपसे 3 बातें जानना चाहता हूँ जिससे हम आगे वाली जिंदगी ठीक तरीके से रह सकते हैं, पूछिए। हमारा मनोबल जाए। मतलब ऐसे 3 चीजें क्या हो सकती है जो आप हमें सुझाव दे सकते हैं कि जिससे हम अपनी जीवन को सफलता से जिएंगे, साइकोलॉजिकली या मेडिकली, या जैसे हमारा वर्किंग कैपेसिटी है कि क्योंकि अभी अब जीवन ऐसा आ चुका है कि अगर हम अपने हाथों से कुछ नहीं करेंगे तो हमारे लिए केयर गिवर्स टाइम भी नहीं है लोगों के पास कि हमारे लिए सोचा जाए। तो चूंकि यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कम है, हम कश्मीर से है, तो यहाँ पे हिली माउंटेनियस टेरेन्स है, व्हील चेयर्स या बाकी चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं, और एक दिन ब दिन हम ये देखते हैं कि केयर गिविंग का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है।
जी जी और जो अपनी इंडिपेंडेंस बढ़ाने का टाइम अब आ चुका है। जी जी और अगर हम अपने लिए खुद नहीं सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड में ऐसा कोई जादू होगा कि हमारे लिए लोग फरिश्ते ऊपर से आ जाएंगे। तो ऐसी 2-3 चीजें आप जरूर सुझाव करें कि जिससे हमारा मनोबल भी ठीक रहे, जिससे हम अपनी जिंदगी को खुशहाली से जिएंगे और एज ए कंट्रीब्यूटर मैं चाहता हूं कि जी। डिपेंडेंस ना रहे। नहीं, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा सवाल पूछा जो बाकी लोगों के लिए भी मददगार साबित हो सकता है इसका उत्तर। तो मैं सबसे पहली बात जो कहना चाहता हूं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जीवन का अंत नहीं है। ये जरूर एक महत्वपूर्ण घटना है जीवन में, जिसके बाद का जीवन जरूर बदल जाता है। लेकिन हमारे देश में और दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बावजूद सफलतापूर्वक आगे का जीवन निर्वाह किया है। और आप ही लोगों में से जो लोग कनेक्टेड हैं इस समय, इंक्लूडिंग जो एक शाइनिंग एग्जाम्पल है माधवी जी, बहुत सारे प्रेरणा के उदाहरण हैं। तो यदि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें लाइफ में कि ठीक है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, लेकिन दिस इज नॉट ए फुल स्टॉप, ये एक तरह का कॉमा है, जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। और उसके लिए बहुत सारी चीजों की जानकारी और एक दृढ़ संकल्प और एक तरह का सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है कि भाई कॉम्प्लिकेशंस आगे जीवन में ना हो, कोई इमरजेंसी ना हो, आप कैसे अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। और अपने परिवार को भी शामिल करिए अपनी देखभाल में, और बाकी और जो व्यक्ति हैं उनको भी प्रेरित करिए। समाज में यदि आप अपने द्वारा संदेश भेजते हैं कि भाई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से बचाव बहुत जरूरी है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, बिकॉज कई कंडीशंस में क्योर है ही नहीं। तो आप लोगों को प्रेरित करिए कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से बचिए। और आमतौर पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज जो होती हैं वो किसी दुर्घटना के कारण होती हैं, ऊंचाई से गिरने के कारण होती हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते समय सुरक्षा संबंधी नियमों का उचित पालन न करने से होती हैं, या कभी कभी अनफॉर्चुनेटली कुछ बीमारियों वश हो जाती है। तो लगभग 2/3 केसेस में या 3/4 केसेस में स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज आर प्रिवेंटेबल। तो वो बचाव का आप संदेश दीजिए और अपने रिहेबिलिटेशन के लिए निरंतर प्रयास जारी रखिए, जिसमें पॉजिटिव एटीट्यूड और हौसला बहुत जरूरी है। और आजकल स्थिति बहुत अच्छी है बनिस्बत उसके जो 30 साल पहले स्थिति हुआ करती थी। आजकल इंटरनेट है, बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, बहुत सारी चीजों की जानकारी एट द क्लिक ऑफ द माउस है या मोबाइल के द्वारा है। तो आप ऐसे संस्थाओं से, ऐसे समूहों से जुड़िए। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आगे आ रहे हैं। और ये जो आपने कहा कि केयर गिवर का कंसेप्ट खत्म होता जा रहा है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। उल्टा केयर गिवर का कंसेप्ट पिछले 10 साल में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसका समूह बढ़ रहा है। और भारत सरकार भी इस प्रकार के वर्ग विशेष को रिकॉग्नाइज करते हुए इनके लिए कुछ कार्यक्रम शुरू करती जा रही है, और इनके लिए कुछ आर्थिक स्टाइपेंड वगैरह के तौर पर शुरू किया जाए, इसकी योजनाएं बन रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि अपना हौसला बनाए रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। कभी कभी मन में निराशा हो सकती है, लेकिन उसको बहुत गहरा अपने दिल में या दिमाग में पैठ न करने दीजिए और आगे बढ़िए और औरों को भी हौसला दीजिए। मेरी शुभकामनाएं। सर मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि अगर हमारे लोअर लिम्स वीक हो गए हैं, जैसे हम स्पेक्स अगर किसी को पहननी पड़ती हैं तो स्पेक्स पहनने से कोई लाइफ रुक नहीं रही, तो वैसे ही बिल्कुल सेम है कि अगर हमारे लोअर लिम्स वीक हो गए हैं और हमें व्हीलचेयर से अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिविटी के साथ बिताना है या आगे चलाना है, तो मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत है लोगों को। पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग यहीं पे लाइफ को रोक कर बैठ जाते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसके बारे में एक थोड़ा सा प्रेरणा के लिए श्लोक भी है, 2 लाइनें भी हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद जो जंग है, ये ज्यादातर हमारे दिमाग में रहती है। हम दिमाग में ही ये जंग जीतते हैं या हारते हैं। और अगर हम अपने आसपास उदाहरण देखें जो पॉजिटिव सोर्स हैं हमारे लिए प्रेरणा के, तो हम खुद भी एक अचीवर बन सकते हैं इन स्पाइट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। बहुत सारे स्पोर्ट्स में अचीव करते हैं, बहुत सारे समाज के और क्षेत्रों में अचीव करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बावजूद। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। ये कोई एक दिन या एक हफ्ते की जर्नी नहीं है। हेलो सर।
हेलो। वेस्ट बंगाल संजीत बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। वेस्ट बंगाल से संजीत बोल रहा हूँ। आपने बीच में बात भी किया था कि कैल्शियम जम जाने से घुटने जाम हो जाते हैं, पंजे जाम हो जाते हैं। तो मेरे 22 साल हो गए हैं, ये घुटने पूरे जाम है, पंजे पूरे जाम हो गए हैं, इसका कोई इलाज है क्या? देखिए, ये जो जाम हो गए हैं, यानी आप कह रहे हैं वो स्टिफ हो गए हैं या उनमें कोई कॉन्ट्रैक्चर्स बन गए हैं, तो इसकी जांच के बाद पता चल सकता है कि इसके जाम होने का कारण क्या स्पास्टिसिटी था या कोई एक्स्ट्रा बोन बन गई है, जोड़ में रुकावट किस वजह से आ रही है, उसके हिसाब से उसका इलाज संभव है। और कोई कोई इलाज के द्वारा ये कुछ हद तक रिवर्सिबल होती है और किसी इलाज है। इसकी कोई दवाई है? बिना देखे क्या बताऊं मैं, वेबिनार में दवाई थोड़ा ना बता सकता हूं जब मैंने आपको देखा नहीं, आपके एक्सरे नहीं देखे। कि इस कार्यक्रम में मैं किसी को कोई भी दवाई नहीं बताने वाला, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है ना वो पूरी तरह से इंडिविजुअलाइज्ड होती है। सर दिल्ली एम्स में सुने हैं कि इसका स्पाइनल कोड 3 महीना के अंदर कोई अगर एक्सीडेंट करता है तो उसका इलाज हो रहा है। देखिए, बहुत सारी चीजें उम्मीद करी जाती है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं है, लेकिन रिसर्च और निरंतर प्रयास जारी है। हेलो जी। हेलो सर। नमस्कार सर। गुड आफ्टरनून। नमस्कार। 1 at a time प्लीज। सर मेरा नाम राज है, मैं भोपाल से हूँ। जी सर मैं जो मेरा इनकम मतलब मेरा लेवल है L1 L2 और मैं एल्बर्ट से वॉक कर लेता हूँ। जी। तो सर मैं जब पूछना है, मतलब मुझे अभी शादी करना है, तो सर उसमें शादी के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी सर स्पाइनल कॉर्ड से? देखिए, चैलेंज तो होता है, लेकिन यदि आप प्रॉपर कंसल्टेशन से, प्रॉपर जानकारी के साथ इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं। कई चीजें पहले जांच करनी पड़ती है, शादी के बाद का जीवन आपका कैसा रहेगा और जिस पार्टनर को आप चुन रहे हैं उसकी सोच कैसी है, वो कितना सहयोग करता है या कितना समझता है आपकी, क्योंकि शादी के बाद जो जीवन होता है वो अकेले का नहीं होता है, दोनों का सम्मिलित प्रयास से ही आगे का जीवन सफल होता है। तो आप जरूर कोशिश करिए, जानकारी हासिल करिए और हमारी शुभकामनाएं कि आप सफल हों। हेलो सर। मेरा नाम मोनू है। तिवारी जी एक बार सबको म्यूट पे करिए। नमस्कार जी, मैं तिलक बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो तिलक जी आप बताइए। हाँ जी नमस्कार सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो नमस्कार सर। हेलो, नेटवर्क बंद हो गया। हेलो 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 सर जी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब अभी अनम्यूट थे। डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए, मुझे आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर नमस्कार, मैं तिलक बोल रहा हूँ सर, जम्मू कश्मीर से। बोलिए सर, आपने इतनी अच्छे तरीके से, हम तो 11 12 साल हो गए जी, हम सोच रहे थे अपने आप को हम मास्टर मानते हैं अपने स्पाइनल कार्ड में, लेकिन हर दिन नई इन्वेंशन और नए जो सुझाव आ रहे हैं स्पाइनल कार्ड के जी, और आपने इतने हमें प्यार के मर जाने से जीवन नहीं मारा करता है, तो सभी आगे बढ़ो और अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके आगे चलो। जी। मैं आपसे सबसे एक बात शेयर करना चाहूंगी कि जब 20 साल पहले मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई तो मैं एम्स में एडमिट थी, तो डॉक्टर संजय वाधवा सर तब मेरे डॉक्टर थे और आज भी मैं उनका, मुझे ट्रीट करने का तरीका नहीं भूल पाती। बहुत पॉजिटिव और बहुत खुश उनका ऐसा नेचर मैं आज तक 20 सालों से नहीं भूली। तो सभी अपना हेलो माधवी जी, ये तो आपका बड़प्पन है और स्नेह है कि आप तारीफ कर रही हैं, लेकिन आपने भी लोगों को बहुत जीवन में रोशनी दी है और प्रेरित किया है। तो सर मुझे भी पिछले कुछ सालों से ये फील होता था कि अगर मेरे थोड़ा सा रास्ता दिखाने से या हेल्प करने से अगर कुछ लोगों को सीनियर डॉक्टर्स की गाइडेंस मिल सके तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानूंगी। जी, अगर माधवी जी आप अनुमति दें तो मैं कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूँ लोगों जी, को। बिल्कुल बिल्कुल सर, कैसी बातें कर रहे हैं सर, जिनसे मुझे भी प्रेरणा मिलती है कभी कभी।
जी जी ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता से है कुछ अंश जो उनके सुपुत्र श्री अमिताभ बच्चन जी ने कही थी किसी कार्यक्रम में। मैं थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ क्योंकि इनसे प्रेरणा मिलती है। देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पर ज्ञान के प्रेमी जरूर हूँ। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करना हूँ और उससे सीखता भी हूँ। मेरे विचार एप्रीहेंशन से नहीं, हेलो, एक बार मैं सर से भी पूछना चाहूंगी क्योंकि अभी जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं वो लिस्ट तो काफी लंबी है और सेशन हमारा काफी लंबा हो चुका है। हेलो हेलो हेलो, सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ सर, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ सर, गजेंद्र सिंह जी। मेरा सर 2011 में D12 है, मेरा ऐसे ही पेशेंट एक्सीडेंट हुआ था। जब से मैं लगभग ठीक हूँ, पर अभी 4-5 साल से मेरे को हर 2 महीने के अंदर में मेरा पैरों में अचानक दर्द होता है। मतलब और करीब 2 दिन रहता है सर, और 2 दिन के बाद में क्या मैं टेबलेट कभी नॉर्मली लेता हूँ या नहीं भी लेता हूँ तो अपने आप ठीक हो जाता है, पर मेरे को 2 दिन बहुत ज्यादा पेन होता है सर, और हर 2 महीने में होता है सर। जी हाँ सर, बताइए कुछ क्या है। नहीं, कुछ चीजों के लिए और जानना जरूरी है हमारे लिए। तो वही चीजें हैं कि जैसे मैंने बार बार कहा है कि वेबिनार जैसे माध्यम की कुछ सीमाएं हैं जिसमें हम इंडिविजुअल की समस्या का समाधान करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। तो कई चीजें देखनी पड़ेंगी, कुछ और चीजें जाननी पड़ेंगी। क्लिनिकली असेसमेंट बहुत जरूरी है और यदि उसमें पूरी जानकारी नहीं मिलती तो जो रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन होगी उसकी भी कभी कभी जरूरत पड़ती है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। या आई एम जलदार फ्रॉम कश्मीर सर। जी, मैं को बोलता हूँ सर, जो बहुत सारी जानकारी आज मिली आपसे सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और माधवी मैम का। आप सबका भी धन्यवाद शामिल होने के लिए। हेलो सर, आई एम जलदार फ्रॉम कश्मीर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो है चेकअप करवाना है तो कहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल सकता है? देखिए, हर बड़े अस्पताल का अपना अपॉइंटमेंट का सिस्टम होता है। जी। और एम्स में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम है। जी। आप किस विभाग में दिखाना चाहते हैं उसके लिए अपॉइंटमेंट का सिस्टम एम्स की वेबसाइट पर दिया गया है। तो आप अगर एम्स की साइट देखेंगे तो अदरवाइज आप अपने प्रदेश में किसी बड़े अस्पताल में कंसल्ट करना चाहते हैं तो वहाँ का भी अलग सिस्टम होगा, वो आप पता एम्स में दिखाना चाह रहा हूँ सर मैं। हाँ जी, एम्स में दिखाना चाह रहा हूँ सर मैं। आप रहते कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश, कानपुर। कानपुर में रहते हैं तो अगर आपने पहले लखनऊ में दिखा लिया है इलाज के बारे में तो वो सुचारू रूप से अगर आपको संतुष्टि नहीं हुई है तब आप कहीं और जाने की सोचिए। यदि आपने अपने प्रदेश में नहीं दिखाया बड़े सेंटर में तो सीधा एम्स आने का लाभ नहीं होगा, क्योंकि एक विजिट में कई बारी पूरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। नमस्कार सर, मैं राम रतन सिंह मद्रास से बात कर रहा हूँ सर। जी नमस्कार सर, मुझे फिस्टुला हुआ था सर, मैंने सर्जरी भी करा ली थी और अब मैंने 1 महीने पहले दोबारा से जनरल सर्जन को दिखाया तो फिस्टुला तो मुझे है नहीं, लेकिन सर मुझे बैठने में बहुत ज्यादा पेन रहता है। एक्सरे भी करा लिया है, एक्सरे, उसमें भी कुछ नहीं आया है। नहीं, आपको किस तरह की इंजरी थी, क्या लेवल ऑफ इंजरी था? मुझे सर्वाइकल इंजरी सर, C6 C7 क्वाड्रिप्लेजिक हूं सर मैं। अच्छा, हाँ सर। नहीं तो फिर वही समस्या है कि देखना पड़ेगा कुछ और चीजों को और तब आपको कुछ उपाय बता सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं? सर मथुरा से हूँ सर मैं। मथुरा से। हाँ। तो मथुरा तो इतना दूर नहीं है दिल्ली से। अगर कभी समय निकाल के आते हैं तब आपके रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स देख के और आपको क्लिनिकली देख के कुछ बताया जा सकता है।
ओके सर, बहुत अच्छा सेशन रहा सर सर, जी बहुत मेरा थैंक नाम यू सर। हेलो सर जी, मेरा नाम मोनू गुप्ता है, मैं गोरखपुर जिला से बोल रहा हूँ सर। जी हेलो सर जी, मैं सर जी मोनू गुप्ता बोल रहा हूँ गोरखपुर जिला से। मेरा 12 साल हो गया दुर्घटना हुए। हेलो सर जी। हाँ जी सर जी मेरा 12 साल हो गया सर दुर्घटना हुए। सर जी सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ मैं। सर जी उसके बाद मैं थोड़ा व्यायाम सर कर रहा हूँ तो मेरे पैर में रात को जैसे हिले टाइप हो रहा है सर जी, ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, कई बारी व्यायाम जितना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा होता, या टाइटनेस के कुछ और ट्रिगर हैं। आपको यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है, आपके पैर का हो सकता है नाखून बढ़ा हुआ हो जो स्किन को इरिटेट कर रहा है, या कई और कारण होते हैं। तो अकड़न, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में स्पास्टिसिटी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में कॉमन है। उसके कई कारण होते हैं जो उसको बढ़ा के रखते हैं। तो एक्सरसाइज एक इलाज का तरीका है। कई बारी दवाओं का सहारा लेना पड़ता है स्पास्टिसिटी को मैनेजेबल लेवल तक रखने के लिए, और बार बार स्पास्टिसिटी अगर बढ़ती है तो उसका कारण भी देखना होता है। तो सर जी पूरा मगर मेरा सुचारू रूप पूरा सर जी पूरा जो पैर है ना पूरा एकदम नॉर्मल है, जैसे चाहता हूँ उससे मोड़ लेता हूँ। हाँ मगर जी सर जी ये 2-4 दिन से हो रहा है सर कि जी जैसे रात में लगता है कि पैर अपने आप हिल रहा है सर, एक मिनट के लिए सर। जी। तो आप, क्योंकि इस समय सर्दी का मौसम है, अपने आप को आप उचित रूप से कवर्ड अप रखिए, और ठंड के एक्सपोजर से भी कई बारी अकड़न बढ़ती है, या पैरों में झटके आ सकते हैं, अकड़न हो सकती है, बढ़ सकती है स्पास्टिसिटी। ठीक है सर, धन्यवाद। हेलो सर, नमस्कार सर, I'm सर दिलदार from कश्मीर। सर अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स की क्वेरीज हैं, मुझे लगता है कि इतना लंबा टाइम देना अब शायद पॉसिबल नहीं है, नहीं, क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि हेलो एक मैडम। हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं आप? वीरेंद्र कुमार? हाँ, वीरेंद्र पंजाब से बोल रहा हूँ सर हाँ मैं। जी बोलिए। 3-4 और क्वेश्चंस होने के बाद हाँ हमें इसको हाँ सर। यहीं पे बोलिए हाँ बोलिए। सर, मैं थोड़ा सा मैं ना अपने मेरा जैसे टॉयलेट है ना वो अपने आप जैसे आता नहीं, वो जोर लगाना पड़ता है, कई बार फिंगर से निकालना पड़ता है, इसके लिए पूछना था सर। जी। उसमें जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं न्यूरोजेनिक बाउल, उसको मैनेज करने का एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम निश्चित रूप से टाइम के अनुसार बाउल मूवमेंट में हेल्प कर सकें, और स्टूल की कंसिस्टेंसी भी ठीक हो, और एक्सीडेंट्स ना हो जो सामाजिक रूप से थोड़े से एम्बैरेसिंग भी हो सकते हैं अदरवाइज। और डिजिटल फिंगर इवैक्यूएशन एक तरीका है, लेकिन उसके थोड़े से सावधानी ना बरती जाए तो उससे इंजरी का भी रिस्क रहता है। खाने पीने में आप क्या शामिल करते हैं उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि डाइट में फाइबर की मात्रा जितनी चाहिए उतनी हो, बहुत अधिक भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, और थोड़ा सा फ्लूइड इनटेक निर्धारित किया जाए। फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज का भी निश्चित प्रोग्राम हो। तो इन सारी चीज़ों के सम्मिलित प्रयास से न्यूरोजेनिक बाउल का एक प्रोग्राम डेवलप किया जा सकता है, और कभी कभी कुछ दवाओं का सहारा भी लिया जाता है ताकि बाउल मूवमेंट ठीक रहे। सर हेलो सर, जैसे ना नमस्कार। मैं फिजियोथेरेपी करवाता हूँ, 2 महीने या 3 महीने करवा के आता हूँ, वो जी। स्टेबल नहीं रहता। वो कंटिन्यू जैसे थेरेपी करवाता हूँ, फिजियोथेरेपी मसल स्टिमुलेशन लगवाता हूँ, उससे थोड़ा सा सही रहता है। जस्ट छोड़ देता हूँ तब वैसे ही हो जाता है। हाँ जी। नहीं, देखिए, एक मिनिमम लेवल पर मेंटेनेंस के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेज जरूरी हैं। तो उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से छोड़ देना वो ठीक नहीं रहता अक्सर। जब आपका अपना अनुभव बता रहा है कि जब आप नियमित रूप से रेगुलर प्रोग्राम में शामिल रहते हैं तो समस्या का कंट्रोल रहता है, जब आप छोड़ देते हैं तो फिर से दोबारा हो जाती है समस्या। सर जी मुझे पाइल थे, मैं उससे मतलब परेशान हूँ। हेलो सर। हेलो हेलो जी। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा इंजरी को 4 ईयर हो गया सर, T6 लेवल है जी। तो 1 ईयर मेरा ये प्रॉब्लम है कि मेरा मसल जो है थोड़ा 1 ईयर में तो 50% लॉस हुआ था, पर इधर अभी 4 ईयर हो गया था और मसल पूरा कितना अभी 80% लॉस हो गया पूरा मसल। जी जी। देखिए, जब मांसपेशियों में ताकत नहीं होती
तो धीरे धीरे उनका साइज कम होने लगता है, यानी पतलापन आने लगता है। तो कुछ हद तक तो ये बचा जा सकता है इससे, नियमित रूप से एक्सरसाइज के द्वारा और प्रॉपर न्यूट्रिशन के द्वारा। लेकिन किस व्यक्ति में जिसको हम मसल वेस्टिंग कहते हैं या सार्कोपीनिया कहते हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन जैसे मांसपेशियों में ताकत कम हो जाती है कोई न्यूरोलॉजिकल इंजरी की वजह से, तो उससे उसका बल्क बना रहे, उसके लिए एक्सरसाइजेज जरूरी हैं, सही प्रकार की एक्सरसाइज। हेलो सर, नमस्कार। दो तीन फ्रेंड है सर। हेलो, आई एम दिलदार फ्रॉम कश्मीर। एक मिनट, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे वेबिनार को 2 आवर्स हो चुके हैं, एक बार हम सर से पहले बात कर लेते हैं। अभी पॉसिबल नहीं है सभी के क्वेश्चंस को। Sir, I am asking a general question. Will you prescribe some exercises which a paraplegic can do? In this program, it is not possible to prescribe any exercises. सर हेलो सर, मेरा नाम सीता चौरसिया है। सर मेरी इंजरी को 6 मंथ हो गए हैं। हाँ जी। L1 का है और अभी मैं मतलब L1 D12 अभी मैं क्या कहते हैं वॉकर से वॉक कर लेती हूँ, मतलब किचन में जाना, खुद से वॉशरूम होना ही करना। लेकिन मैं सर ये जानना चाहती थी सर, इनकम्प्लीट और कंप्लीट इंजरी मतलब कैसे हम डिफाइन करें, क्योंकि जहां से मेरा इलाज हुआ है वहां पे मतलब डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब किया नहीं मुझे कि आपको कंप्लीट इंजरी है या इनकम्प्लीट है। नहीं, ये सवाल आप उनसे पूछिए स्पेसिफिकली और वो जांच के द्वारा बता देंगे। आजकल बहुत ही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस हैं जो हमें मदद करती हैं ये तय करने में कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किस लेवल पर है, वो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। उसका एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिससे हम तय करते हैं, और ये जानना जरूरी है क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था किसी के सवाल के जवाब में कि जो इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है उसमें रिकवरी की संभावना अधिक रहती है बनिस्बत कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के। लेकिन रिहेबिलिटेशन हर प्रकार की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का संभव है। जी सर। नहीं सर, जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी सर्जरी हुई, उसके बाद कहने का मतलब उस टाइम पे तो डॉक्टर्स ने ये नहीं कहा कि मतलब कितने नीचे मूवमेंट आएगा या नहीं आएगा अपने पैरों में। लेकिन आफ्टर सर्जरी जब उन्होंने देखा कि 1 वीक के अंदर जब मैं वहीं हॉस्पिटल में थी तो मेरा हल्का से नी फोल्ड होना स्टार्ट हुआ। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि आप थेरेपी, मालिश, एक्सरसाइज आप कंटिन्यू कीजिए तो मे बी आप 1 ईयर या 6 मंथ में रिकवर कर जाएंगे। तो हमने देखा कि 3.5 मंथ में मेरी आप 1 ईयर या 6 मंथ में रिकवर कर जाएंगे। तो हमने बहुत अच्छे से बैठ जाती हूँ और उसके बाद 1 मंथ में वॉकर में वॉक करना स्टार्ट कर दिया। कोई और एक्स्ट्रा आवाज आ रही है जिससे मैं सुन नहीं पा रहा। सर तो 3.5 मंथ में जो है मैं बहुत इजीली बेड पे बैठ जाती हूँ, कहने मतलब कोई ऐसा बैक पेन भी नहीं है। और आफ्टर 1 मंथ में वॉकर से वॉक कर लेती हूँ। तो कहने का मतलब ये कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक एंकल में जो है ये जो है नीचे जो पैर का अंगूठा है वो मूवमेंट करना स्टार्ट हुआ। तो इसे मैं फास्ट रिकवरी समझूं या फिर ये एक नॉर्मल इसमें है? सर आपका माइक म्यूट है। पीछे से कर दिया होगा मैं। अब ठीक है? हेलो जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के व्यक्तियों में रेट ऑफ रिकवरी कई चीजों पर निर्भर करता है। किसी में रिकवरी तेज होती है, किसी में रिकवरी थोड़ी स्लो होती है। लेकिन अनुभव के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में रिकवरी की संभावना होती है क्योंकि बहुत सारे फाइबर्स अभी जीवित होते हैं, इंटैक्ट होते हैं। उन्हीं के आधार पर हम ये कहते हैं कि ये इंजरी इनकम्प्लीट है। जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में फाइबर्स पूरे डैमेज हो चुके होते हैं तो उसको हम इनकम्प्लीट की बजाय कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहते हैं और उसमें रिकवरी की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए एडेप्टेशन और कंपेंसेशन सिखाया जाता है। रिहेबिलिटेशन हर प्रकार की इंजरी में बहुत जरूरी है। जी सर, जैसे यूरिन डिस्चार्ज भी है ना, तो स्टार्टिंग में जो है 3 मंथ तक मुझे कैथेटर लगा रहा। उसके बाद डॉक्टर ने सजेस्ट किया CIC के लिए। हाँ जी। तो 1 मंथ तक उसके बाद भी थोड़ा प्रॉब्लम हुई CIC में, लेकिन अभी कुछ 1 मंथ में ये है कि मुझे ऐसा तो लग रहा है कि मेरा यूरिन कंट्रोल हो रहा है, लेकिन वो खुद से पास नहीं होता यूरिन।
मतलब जब मैं CIC मतलब जब वो सेल्फ उसमें करती हूँ, कैथेटर इंसर्ट करती हूँ, तभी वो यूरिन होता है, अदरवाइज वो नहीं होता है। हाँ जी। कि अगर यूरिन पास होता है तो वो इस तरह से होता है कि जब पूरा यूरिन निकल जाता है तब मुझे एहसास होता है। कहने वाला अगर मैं यूरिन पास करने के लिए जाऊं तो तब उस टाइम पे वो नहीं होता है। जी जी। तो उसमें ऐसा होता है, क्लिनिकल ब्लैडर असेसमेंट हम करते हैं। उसमें ये देखते हैं कि क्या व्यक्ति को सेंसेशन है कि नहीं है यूरिन इकट्ठा होने की और यूरिन पास होने की। और अगर यूरिन इकट्ठा हो रहा है ब्लैडर में तो कितना इकट्ठा हो रहा है, कैपेसिटी क्या है, और किस प्रकार से वो व्यक्ति यूरिन पास कर रहा है, वो नेचर ऑफ न्यूरोलॉजिकल इंजरी के ऊपर निर्भर करती है। शुरुआत में किसी को सेल्फ क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन की सलाह दी जाती है ताकि यूरिनरी ब्लैडर बहुत ज्यादा डिस्टेंड ना हो जाए और समय समय पर वो एम्प्टी होता रहे। और कई बारी उससे बाद में छुटकारा भी आ जाता है जैसे जैसे न्यूरोलॉजिकल रिकवरी होती है। तो कई प्रकार के लोगों में कई प्रकार के कार्यक्रम धीरे धीरे बताए जाते हैं और किसी किसी स्थिति में इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर भी बताया जाता है, उसकी भी जरूरत पड़ती है ताकि एक्सीडेंट्स ना हो और ब्लैडर को कंट्रोल किया जा सके। इनड्वेलिंग कैथेटर शुरुआत की स्टेज में बताया जाता है जिसमें से बाहर आने के लिए और बाद में इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन पे आने के लिए कुछ प्रकार के प्रोसीजर्स होते हैं, क्योंकि व्यक्ति को ओवरनाइट तो तैयार नहीं किया जा सकता नई स्थिति के लिए, और कैथेटर भी ओवरनाइट नहीं छूटता है। तो इसका एक प्रोटोकॉल होता है, इसका एक कार्यक्रम होता है जो आपको एक्सपर्ट्स बता सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं आप। ओके सर, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सर। जी सर आप सबको बस मोटिवेट करिए कि वो अपनी लाइफ को और पॉजिटिविटी की तरफ ही। हाँ, मैं मोटिवेट करने के लिए अगर हम कार्यक्रम के अंत पर हैं तो मैं आखिरी में एक ही बात कहना चाहूंगा कि मोटिवेशन के लिए जो मैं पहले लोगों को सुनाना चाहता था वो आप लोग अपने आप भी सुन सकते हैं अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यदि आप इस कविता को पढ़ेंगे या ऑडियो रूप में सुनेंगे तो आपको इससे प्रेरणा मिलेगी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये जीवन को बदल देती है और जैसे समुद्र में नौका होती है और वो अगर वो लहरों से डर जाएगी, डूब जाएगी, तो लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक उस कविता में उदाहरण दिया गया है, नन्ही सी चींटी दाना लेकर चढ़ती है, आगे बढ़ती है फिर गिरती है, पर उसकी हिम्मत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये बात आप याद रखिए और जीवन में कोशिश जारी रखिए और अपने आप भी प्रेरणा लीजिए ऐसे सफल उदाहरणों से और औरों को भी प्रेरित कीजिए। मेरी यही आप सबको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच सर। सर जी अपनी पूरी स्पेशल अचीवर्स की टीम की तरफ से आपको थैंक्स करूंगी कि आपने बहुत छोटी छोटी बातों को भी बहुत अच्छे से हम सबको एक्सप्लेन किया और हमें जो अपनी लाइफ को लीड करने में ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सर। आपका धन्यवाद माधवी जी। और आपने जो ये अभियान चलाया हुआ है, मैं इसको अभियान ही कहूंगा, और आपने इतने वेबिनार्स किए हैं अलग अलग विषयों पर, और मुझे आज बहुत खुशी हुई इस कार्यक्रम में शामिल होके, और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। और सभी लोगों का जो इस कार्यक्रम में जुड़े उन सबको भी धन्यवाद और मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय सर, थैंक यू। थैंक यू।